अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। तानिया, इस तरह तो मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बदल कर तुम मेरी उम्र भर की हमसफ़र बन जाओगी। तबरेज़ ने सिगरेट सुलगाई और उसके करीब आ गया। तानिया, मैंने तुम्हें हमेशा एक मासूम सी, नन्ही सी, अपने दिल में बसने वाली गुड़िया समझा था। तुम्हारा ये रूप तो मैंने अपने लिए सोचा भी ना था। वो उसके सजे संवरे रूप को देखकर खड़ा हो गया। तुम्हें दुल्हन बनना था तानिया, मगर अभी नहीं, चंद सालों के बाद। और तुम्हें मेरी नहीं किसी और की दुनिया सजानी थी, किसी और के दिल के नगर में बसना था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी मासूमियत के दौर से निकल चुकी हो और मेरी इस मोहब्बत को जो मैं तुमसे करता हूँ कोई और नाम दे दोगी। वो सर झटकता हुआ सोफे पर ढहसा गया। लेकिन मैंने गलत क्या किया है? शादी ही तो की है, तो क्या हुआ? बहुत देर बाद वो बोली, तबरेज़ भाई, आपने कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी। उसकी बात पर तबरेज़ ने तलखी से कहा, मुझे शादी कभी भी नहीं करनी थी तानिया, ना तुमसे ना किसी और से। तुमने अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए मुझसे शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें तबाह होने नहीं दूंगा। बहुत छोटी हो तुम अभी, और मुझे यकीन है कि चंद सालों बाद जब ज़्यादा अकल आएगी तो खुद पर पछतावा होगा। तुम फिक्र ना करना तानिया, तुम मेरी अजीज़ तरीन शय हो। तुम्हें अब तक संभाल कर रखा है मैंने, और आइंदा भी मैं तुम्हें संभाल कर ही रखूँगा, उस वक्त के आने तक जब तुम्हारा फैसला बदल जाए। वो रुख मोड़ कर चेहरा साफ करने वॉशरूम में घुस गया। तानिया खामोशी से उसे जाता देखती रही, लेकिन अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी ना कह सकी। बस उसके कहे लफ्ज़ों पर नज़रसानी करती खामोशी से सर झुकाए बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला और उसे वहीं बैठे देखकर बोला, तुम अभी तक बैठी हो? जाओ इन्हें उतार फेंको, क्योंकि ये सब अभी तुम्हारे लिए नहीं है। उसने उसके ज़ेवरात और भारी भरकम शरारे की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई तो वो खामोशी से सर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि पहली मर्तबा भारी साजो सामान उसे भी उलझा चुका था। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो लाइट ऑफ थी। नाइट बल्ब की नीली रोशनी में उसे तबरेज़ की सिगरेट का धुआं नजर आ रहा था। वो सोफे पर लेटे छत को घूरते हुए मुंह से धुआं खारिज कर रहा था। तानिया खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई और तबरेज़ को मासूमियत से देखती रही। आज उसके पास जिद करने के लिए भी अल्फाज ना थे कि मुझे अकेले में डर लग रहा है। आज दिल में तबरेज़ का ये रूप खंजर घोंप रहा था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर आंखें मूंद कर लेट गई। ना जाने कब नींद ने उसे आकर अपनी बाहों में समेट लिया। अगली सुबह ताहिरा बेगम उसे जगाने आई। तानिया बेटा उठो, सुबह हो गई। वो उसके सराहने बैठी उसके सर पर हाथ फेर कर उसे प्यार कर रही थी। थोड़ा सा कसमसाकर वो उनकी प्यार भरी बाहों में घुस गई। मेरी जान उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। उन्होंने उसका सर सहलाया। खाला जानी, अभी कहाँ देर हुई है। उसने दोबारा उनके सीने में मुंह छुपा लिया। बेटा, तबरेज़ नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा है। ताहिरा बेगम ने उसके माथे पर प्यार किया। चलो उठो, शाबाश। वो मुस्कुराकर उठ बैठी। तानिया बेटा, तबरेज़ कहाँ सोया था? वो मुंह धोने जा रही थी तभी उन्होंने शक को राह दी। खाला जानी, वो सोफे पर सोए थे। उन्होंने, आपको पता है, कल मुझे कहानी भी नहीं सुनाई और ना ही मुझे सुलाया, बस अकेले सो गए खुद ही। और ताहिरा बेगम समझ गई कि तबरेज़ ने सही कहा था कि वो उसे इस रूप में कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करती, इन्हें भी तो मासूम सी ये बच्ची अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी, इनकी चहीती बहन की आखिरी निशानी थी। वो खामोशी से उसे लेती हुई नाश्ते की टेबल पर आ गई, लेकिन इन्हें ये देखकर और ज़्यादा हैरत हुई कि तानिया तबरेज़ के बराबर वाली अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठने के बजाय इन्हीं के बराबर में बैठ गई। तानिया, तुम खा क्यों नहीं रही? ये लो ना। आयशा ने ज़बरदस्ती उसकी प्लेट में अंडा डाल दिया। बेटा लो ना, आज आपकी बोलती क्यों बंद है? सलीम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो तबरेज़ को देखने लगी। आज तो वो उससे ज़िद भी ना कर पा रही थी कि वो उसे पहला लुकमा अपने हाथ से खिलाए। वो बचपन से लेकर अब तक उसी के हाथ से तो खाना खाया करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कल ही रात वाला ये रवैया याद आया तो खामोशी से नज़र झुका गई। तानिया, यार खाओ ना, ऐसा करो मुझे खा लो। आमिर की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। तबरेज़ इस माहौल से घबराकर उठकर चला गया। सभी ने नोट किया था, लेकिन सभी तो इस नन्ही सी मासूम सी परी के आगे बेबस हो गए थे। आमिर, तुम भी बस तंग करते रहते हो मेरी गुड़िया को। आयशा, जो आमिर की बेगम थी, अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। 3 सालों में वो उसे भी बहुत अजीज़ हो गई थी। मैं खुद खाऊंगी भाभी। तानिया ने खाना शुरू कर दिया था, मगर ध्यान तबरेज़ी की तरफ था, जिसने आज पहली मर्तबा उसे नज़रअंदाज किया था।
तानिया बेटा जाओ कपड़े बदल कर आओ, कुछ लोग आएंगे। नहीं खाला जानी, मुझे वो इतने भरे भरे काम वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। तानिया ने अपनी नाजुक बाहें इनके गले में डाल दी। बेटा मेरी जान, अब तो तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, और फिर कल तो वैसे भी तुम इतने दिनों के लिए हमसे दूर जा रही हो, फिर तो 4 साल बाद ही तुमसे मुलाकात होगी, मगर हाँ खत के जरिए और फ़ोन पर तो बात हो ही जाएगी। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और उसका चेहरा चूम लिया। ये क्या बातें हो रही हैं खाला भांजी के दरमियान, कुछ हमें भी तो पता चले। आमिर और आयशा एक साथ कमरे में दाखिल हुए। आमिर भाई, मैं तबरेज़ भाई से आपकी शिकायत करूंगी, तानिया ने धमकी दी। गुड़िया खबरदार, कितनी मर्तबा मना किया है, वो अब भाई नहीं है तुम्हारा, उसे भाई ना कहा करो, पिटाई लगेगी अब तुम्हारी। आयशा ने उसके नाक पर चुटकी भरी। क्यों, क्या भाई कहने से फिर वो मेरे शौहर नहीं रहेंगे क्या? उसकी मासूमियत पर ताहिरा बेगम को प्यार आ गया। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। आयशा इसे समझाओ और हुलिया बदलो इसका, कैसी भंगन बनी बैठी है। ताहिरा बेगम ने आंखें साफ की और उसके सर पर हाथ फेरती बाहर निकल आई। तानिया को आयशा ना जाने क्या क्या बातें समझा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना समा रहा था। वो शरारतों में सारी बातें टाल रही थी और आयशा आमिर को देखकर मुस्कुरा रही थी कि वाकई 12 साल की बच्ची क्या इन सब बातों को समझेगी। कुछ देर बाद आयशा ने उसे याद दिलाया, कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है तुम्हारी, तुमने कुछ सामान पैक करना हो तो कर लेना। वो ज्वेलरी उतारते हुए उसकी सर्द महरी का एक एक रूप देख रही थी। तानिया ने आयशा से पुकारा, तबरेज़ भाई प्लीज़ तानिया, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा, बेहतर यही होगा कि तुम मेरा नाम ले लो या कुछ ना कहो। तबरेज़ ने उसकी बात काट दी और वो उसे देखे गई। सॉरी, वो आदत ख़त्म नहीं हो रही, उसने मरे हुए लहजे में कहा और नज़र झुका गई। अगर ये सब क्या किया है तो आदत भी ख़त्म करो, अब जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। तबरेज़ ने लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। आप वहाँ सो जाएं बेड पर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तबरेज़ ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लेटा दिया। तुम्हारा और मेरा कमरा अब एक ही है, अलग अलग नहीं। वो मुड़ गया, मगर आप वहाँ आराम से नहीं सो सकते। वो उठ बैठी। प्लीज़ तानिया सो जाओ और सोने दो। तबरेज़ थकन से कहता हुआ अपनी जगह पर आकर लेट गया और तानिया अपनी मनमानी न कर सकी। उसे आज भी वो दिन याद थे जब तबरेज़ उसे गोद में उठाकर घुमाया करते थे और एक एक ख्वाहिश हर जिद पूरी करते थे। उसे आज हर वो लम्हा याद आने लगा जब वो तबरेज़ की आदी बनी थी, और जैसे गुजरा हुआ कल याद करके उसे सुकून सा मिल रहा था। तभी तो उसने खुद को माजी में जाने से रोका नहीं, बस छत को घूरने लगी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके ददियाल वालों ने उसे अपने पास न रखा, बल्कि उसे मनहूस करार देकर उसकी इकलौती खाला ताहिरा बेगम के हवाले कर दिया, और उन्होंने अपनी चहीती और लाडली बहन की आखिरी निशानी को सीने से लगा लिया। वो 2 महीने की थी जब तबरेज़ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा था, इसलिए उसे बिल्कुल वक्त ना मिला कि वो इस मासूम नन्ही सी भूरी आंखों वाली गुड़िया को बहलाए, उसे रोने से रोक सके। आमिर बड़ी मुश्किल से उसे बहला पाता था। एक दिन वो इस कदर रोई कि किसी के भी चुप कराने से भी खामोश न हुई थी। तबरेज़ ने उसे गोद में लिया और तानिया ने उसकी आगोश में आते ही रोना छोड़ दिया। सभी हंस दिए तो वो तबरेज़ की जान बनने लगी। कोई ज़बरदस्ती उसे ले लेता तो हंगामा खड़ा कर देती। तबरेज़ की मोहब्बत ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। उसे गुड़िया कहते हुए तबरेज़ की ज़ुबान न थकती थी। उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और उसकी तोतली ज़ुबान से अपना नाम सुनकर उसे चूम डालता। जॉब लगने के बाद उसने जीनत से शादी कर ली, जो ज़्यादा दिन ना चल सकी। वजह ये थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। जीनत, तानिया हमारी औलाद की तरह तो है, फिर ज़रूरत क्या है हमें बच्चों की? वो बड़े रुसान से उसे समझा रहा था और तानिया के साथ उसका नाकाबिले बर्दाश्त रवैया भी देख चुका था। तुम्हारा मतलब क्या है तबरेज़? तुम अपने ऐब पर पर्दा डालना चाहते हो, अपना इल्ज़ाम मेरे सर थोपना चाहते हो? जीनत ने बड़ी बेदर्दी से तानिया को उससे अलग किया था। तबरेज़ भड़क उठा, मतलब क्या है तुम्हारा? वो बहुत गुस्से में था। तानिया भी उसे इतना गुस्से में देखकर सहम गई थी और रोती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मतलब साफ़ है तबरेज़, जब मेरी रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो तब तो डिफ़ॉल्ट तुम में। ओ शट अप जीनत, उसने बहुत ज़ोर से उसे तमाचा मारा था। लम्हा भर को वो गूंग रह गई। तुमने मुझे मारा? वो गुस्से से उसे धकेलती आगे बढ़ी। बहुत बुरा लगा तुम्हें कि मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया ना? अलमारी से कुछ फाइलें निकाल कर उसने तबरेज़ के मुंह पर दे मारी। मिस्टर तबरेज़, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं जो जाहिर करती हैं कि तुम नामर्द हो। कुछ पेपर इधर उधर बिखर गए, परसों ही तो इन दोनों ने टेस्ट करवाए थे। एंड मिस्टर तबरेज़, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि अधूरी औरत मुझे पसंद नहीं, सो तलाक के लिए तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। वो अलमारी से बैग निकाल रही थी तभी वो बहुत ज़ोर से चीखा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। वो 3 बार कहकर बाहर निकल गया। जीनत चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए हर चीज़ को ठोकर मारती घर से निकल गई। सभी को अफसोस था क्योंकि बड़ी चाह से तबरेज़ ने उसे पसंद किया था और दिल में बसाया था, लेकिन इतना बुरा अंजाम सोचा तक न था।
ان 2 सालों में उसका रवैया भी इतना कड़वा हो चुका था कि कोई कुछ भी कहता सबसे बुरा सलूक तानिया के साथ था, जिसे कभी किसी ने डांटा तक ना था। वो उस पर हाथ भी उठाने से गुरेज ना करती थी। शायद इसीलिए सब खामोश हो गए थे, खस कम जहाँ पाक। गुड़िया, गुड़िया नाराज़ हो हमसे? बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाल पाया था। और अब 2 दिन बाद उसे तानिया के बुखार की इत्तला मिली तो फौरन उसके कमरे में चला आया, जो शादी के बाद बदल गया था, वरना वो हमेशा उसी कमरे में उसके सीने पर सर रखकर सोने की आदी थी। मैं कौन हूँ आपकी? आप जाएं अपनी दुल्हन के पास, मैं अब आपसे आइसक्रीम भी नहीं मांगूंगी। तबरेज़ ने उसका कहर भरा हुआ सर अपनी टांग पर रख लिया, जिसे उसने दोबारा गुस्से में तकिए पर डाल लिया। वो मुस्कुरा दिया और उसे गोद में उठा लिया। भाई, हमारी बहन तो तुम हो, फिर हम इनके पास क्यों जाएं? वो बेसाख्ता कह गया, मगर दूसरे ही पल उसने अपने लफ्ज़ों पर लानत भेजी। आइसक्रीम खाने चले? वो तानिया को मनाने लगा और थोड़ी देर बाद वो मान भी गई और हंसने लगी। तभी उसकी नज़र तानिया के टूटे दांत पर पड़ी। अरे गुड़िया, ये तुम्हारा दांत कहाँ गया? उसने उसके मसूड़े पर उंगली रखी। पता है तबरेज़ भाई, मेरा दांत ना ख़राब हो गया था, तो तभी खाला जानी ने कहा कि शहज़ादे आओ और हमारी गुड़िया का दांत साफ़ करके लाओ। तभी तो शहज़ादा मेरा दांत लेकर गया है, जब साफ़ करेगा तो लगा जाएगा। तानिया की मासूम बातों पर तबरेज़ ने उसे खूब प्यार किया और उसे घुमाने के लिए बाहर चला आया। उसका बुखार भी ख़त्म हो चुका था, जो चढ़ा ही तबरेज़ की दूरी पर था। इरम, तुम्हें पता है थोड़े महीनों बाद तबरेज़ भाई अमेरिका चले जाएंगे। तानिया की आंखों में आंसू थे। अगर इतना ही दुख है तो तुम भी चली जाओ इनके साथ। इनकी दोस्त ने टोका लगाया। कहते हैं कि अच्छे बच्चे वहाँ नहीं जाते और मैं तो इनकी गुड़िया हूँ ना। तानिया मुस्कुरा दी। पागल हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं जानते ना। तुम इनसे शादी करो फिर साथ चली जाना। तानिया को गुस्सा आ गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। वो उठकर जाने लगी, तभी दोबारा उसने रोक लिया। भाई, बुराई क्या है? आखिर वो तुम्हारे भाई थोड़ी हैं, कज़न हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ? उसकी सारी क्लास फेलोज़ ने कहका लगाया था। तभी तबरेज़ की एंट्री हुई और इन तमाम लड़कियों को इतनी बेहुदा बातें सुनता देख कर क्लासरूम में चली आई और टीचर से शिकायत करके खूब डांट भी पड़वाई। लेकिन फिर भी इनकी क्लास बर्दाश्त ना हुई। अम्मी, मेरा सामान पैक कर दीजिएगा, हो सकता है 1-2 दिन में मेरा वीज़ा लग जाए। उसे कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा जा रहा था। एक बार तो शादी की वजह से चांस मिस हो गया था, लेकिन अब हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। क्या सोच रही है हमारी गुड़िया? वो किताब खोले कहीं और गुम थी। तभी तबरेज़ ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसके सर पर प्यार किया। तबरेज़ भाई, आप चले जाएंगे 4 साल के लिए, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बगैर आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी, और फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने कौन ले जाएगा? मैं आमिर भाई के साथ भी नहीं जाऊंगी। आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तानिया मासूम सी सूरत बनाए आंखों में आंसू सजाए उसे देख रही थी। तबरेज़ को बेअख्तियार उस पर प्यार आ गया। उसने उसे गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा, मगर वो किसी भी तरह चुप होने को तैयार ना थी। उसने उसे कमरे में बेड पर लेटाया और उसे चुप कराने लगा, मगर वो मासूम फरिश्ता यूं ही रोए जा रही थी। तभी ताहिरा बेगम चली आई। तबरेज़, आपको अब्बू बुला रहे हैं। उन्होंने तानिया का वजूद अपनी बाहों में ले लिया। इतने शदीद रिएक्शन की तो तवक्को ही ना थी किसी को भी, हत्ता कि आयशा, जिन्हें अभी सिर्फ कुछ महीने हुए थे इस घर में आए हुए, तानिया के बिखरने पर खुद भी रो दी। जी अब्बू, आपने बुलाया? सलीम साहब भी सारी हकीकत से वाकिफ़ थे। हाँ तबरेज़, बैठो बेटा। उन्होंने चश्मा उतारा और तबरेज़ इनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखो बेटा, तानिया अभी बच्ची है और उसे तुम्हारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। वो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बगैर। इसे ले जाओ अपने साथ या अपना जाना कैंसिल कर दो। वो बड़ी खामोशी से इन्हें सुन रहा था। कैसी बातें करते हैं अब्बू आप? वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ वहाँ रह सकें, आप तो जानते हैं। फिर भी आप? वो सर थाम कर रह गया। खाला जानी, क्या तबरेज़ भाई चले जाएंगे तो बहुत दिनों तक फिर वापस नहीं आएंगे क्या? उसके आंसू भरी आंखों में कितने खौफ हलकोरे ले रहे थे। तबरेज़ के बगैर रहना तो उसके लिए सुहाने रूह था। नहीं मेरी जान, वो बस 4 साल के लिए जा रहा है, फिर आ जाएगा वापस। आप अच्छे बच्चे हो ना, रोते नहीं हैं, सो जाओ। ताहिरा बेगम ने आमिर और आयशा की तरफ देखा था। इनकी आंखें भी भरी पड़ी थीं। मगर मैं इतने सारे दिन कैसे रहूँगी? मेरी दोस्त कह रही थी कि तुम इनसे शादी कर लो। खाला जानी, अगर मैं इनसे शादी कर लूँ तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? ताहिरा बेगम उसे देखे गईं। दोनों की उम्रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ तानिया 15 साल की और कहाँ तबरेज़ 30 साल का हो चुका था। कौन है तुम्हारी दोस्त? भाइयों से भला शादी होती है? और फिर वो तो आपसे कितने बड़े हैं ना। बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। आयशा उसका चेहरा साफ करके ताहिरा बेगम को हटाकर खुद उसे सुलाने लगी। मुझे नहीं मालूम कुछ भी, या तो तबरेज़ भाई मुझसे शादी करेंगे या फिर अमेरिका नहीं जाएंगे। वो करवट लेकर लेट गई और उसकी बात पर सभी दहल गए। अरे तबरेज़, तुम अभी तक यहाँ हो, चलो अच्छा हुआ। वो एक लंबा सांस खारिज करके बेड पर बैठ गया। तबरेज़,
امریکہ جانا بہت ضروری ہے۔ وہ طاہرہ بیگم کو بغور دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ تانیہ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تبریز، وہ تم سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہے۔ سبھی تبریز کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ یہ بات ڈالی کس نے اس کے دماغ میں؟ وہ بہت زور سے چیخا۔ امی، وہ بچی ہے ابھی، آپ میری اور اس کی عمر دیکھیں۔ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں۔ کھلایا اپنی گود میں اسے میں نے، اور آپ نے اسی کی بات دہرا دی۔ وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے بھی معلوم ہے وہ بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہیں نے تو اسے اپنے لاڈ پیار میں ایسا بنا دیا ہے۔ تم نے خود ہی تو اسے عادی بنایا ہے اپنا۔ کیا کروں میں جانتی ہوں وہ نہیں رہ پائے گی تمہارے بغیر۔ یاد نہیں تمہاری شادی کے بعد کیسی ہو گئی تھی؟ وہ بالکل زرد بیمار مرجھا گئی، اور اب کیا کروں میں؟ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئیں۔ انہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ بھی زچ ہو گیا تھا۔ عائشہ طاہرہ بیگم کے برابر میں بیٹھی انہیں چپ کروا رہی تھیں۔ بیٹا، بات اتنی بری نہیں ہے۔ سلیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہل کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے ابو آپ کا؟ آپ بھی امی کی بات دہرا رہے ہیں۔ نیور، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ غصے سے کرسی پر سر تھام کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ بھائی، آپ خود سوچیں کہ اس مسئلے کا حل کس میں ہے۔ امی اور ابو کی بات ٹھیک ہے، آپ کے بغیر وہ نہیں رہ پائے گی۔ عامر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تانیہ ابھی بہت چھوٹی ہے، نادان ہے، بھائی جان کے جانے کے بعد سنبھل جائے گی۔ عائشہ نے طاہرہ بیگم کو پانی پلایا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ان کے جانے کے بعد نہیں سنبھلے گی۔ تم لوگوں کو خبر نہیں کیا وہ ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اسکول میں کس طرح کچھ گھنٹے گزارتی ہے، ان کے آنے کے بعد اس کا دیوانہ پن نظر نہیں آتا تم لوگوں کو؟ کس طرح وہ تبریز کے گلے سے چمٹی رہتی ہے، اور نہ کہ یہ 4 سال یا اس سے بھی زیادہ دن کے لیے اتنی دور جا رہا ہے۔ وہ پھر سے رو دیں۔ عائشہ بھی ان کی بات سے متفق ہو چکی تھیں۔ سلیم، میں کہہ رہی ہوں میری بچی کو کچھ ہوا تو میں کبھی بھی آپ کی اولاد کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ میری بہن کی نشانی ہے جسے میں نے ماں بن کر پالا تھا، کبھی بہن نہیں سمجھا تھا۔ کہہ دیجئے آپ تبریز سے۔ سلیم صاحب بھی پریشان تھے۔ صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ جانا کینسل کرے یا شادی، اور دونوں ہی کام وہ کرنے سے انکاری تھا۔ سبھی پریشان تھے، اور وجہ صرف تانیہ تھی جسے سبھی دل و جان سے چاہتے تھے، جس کی خواہش پوری نہ کرنا کسی کے بھی دل کو گوارا نہ تھا۔ تانیہ بیٹا، ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ بیگ ٹانگے کھڑی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ طاہرہ بیگم اٹھنے والی تھیں۔ تبریز نے منع کر دیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے خالہ جانی۔ اس نے بڑی معصومیت سے تبریز کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلایا۔ کیوں بھائی، ہماری گڑیا کو بھوک کیوں نہیں؟ ذرا دکھاؤ کیا کھایا ہے۔ اس نے تانیہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگا۔ اوہو، یہ تو واقعی بھرا ہوا ہے، بس اس میں سے آواز آ رہی ہے، مجھے انڈا چاہیے۔ اس نے اس کا بیگ صوفے پر رکھا اور اسے لیتے ہوئے اس کی مخصوص کرسی پر بٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی معصومیت سے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگی۔ سب کی ہی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تبریز بھائی، وین آ جائے گی، پھر دیر ہو جائے گی مجھے۔ وہ دودھ کے گلاس دینے سے انکاری تھی۔ کل کی تمام باتیں وہ اس شرارت سے اس کے ذہن سے بھلا دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا امریکہ جانا ضروری تھا۔ بھائی، آج اپنی گڑیا کو میں خود اسکول چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ چہک اٹھی۔ سچ تبریز بھائی، سو سویٹ یو آر۔ اس نے اٹھ کر اس کے گال پر پیار کیا اور اس کے گلے سے چمٹ گئی۔ وہ بھی اسے اسی طرح پونی پر لادے سب کو خدا حافظ کہہ کر اس کا بیگ لے کر گاڑی تک آ گیا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود کار ڈرائیو کرنے لگا۔ واقعی عامر، تانیہ نہیں رہ پائے گی بھائی جان کے بغیر۔ عائشہ نے اسے کب تھمایا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، اور وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ طاہرہ بیگم بھی افسردہ سی اٹھ کر چلی گئیں۔ چلیں عامر۔ سلیم صاحب نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ان کے چہرے پر بھی افسردگی تھی۔ جی ابو، آپ گاڑی نکالیں، میں آ رہا ہوں۔ چائے ختم کر کے وہ چلے گئے۔ عائشہ بھی مڑی تھی کہ اس نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رک گئی۔ یار، کبھی تو کہہ دیا کرو کہ جلدی آ جانا۔ عائشہ ہنس دی۔ جناب، آپ خود آ جاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہنے کی؟ اس نے عامر کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اوکے، ایک شرارت کر لوں۔ وہ جھکا تھا، تبھی عائشہ نے اسے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ عامر، ابو بلا رہے ہیں۔ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے دھکیلتی ہوئی دور ہو گئی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ شام کو آ کر پوچھوں گا تم سے میں۔ وہ دھمکی دیتا باہر نکل گیا۔ عائشہ گردن ہلا کر مسکرا دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر تبریز نے پوچھا، گڑیا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ وہ بہت آہستہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پوچھیے، کیا بات ہے؟ وہ پوری گھوم کر تبریز کی طرف ہو گئی۔ گڑیا، تمہاری دوستوں نے کیا کہا ہے تم سے؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا جہاں معصومیت کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ تبریز بھائی، میں آپ کے بغیر اتنے سارے دن کیسے رہوں گی؟ مجھے تو کل بھی نیند نہیں آئی۔ آپ نے کہانی جو نہیں سنائی تھی، پھر اتنے سارے دن یعنی کہ 1460 دن میں بغیر کہانی کے کیسے رہوں گی؟ تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کی باتوں میں صرف معصومیت تھی، بچپنا تھا اور کچھ نہیں۔ تبریز کو اس پر پیار آ گیا۔ گڑیا، گندی باتیں نہیں سوچتے، آپ تو اچھے بچے ہیں۔ تبریز نے اس کا گال تھپتھپایا۔ چلو، آپ کا اسکول آ گیا۔
شام کو برگر کھانے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لو اور آئس کریم کھا لینا، گڈ بائے۔ اس نے 100 کا نوٹ تھام کر تبریز کے گال پر خوشی میں پیار کیا اور بیگ لے کر خداحافظ کہتی ہوئی اسکول میں داخل ہو گئی۔ اسکول میں ارم نے اس سے پوچھا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اور وہ ارم سے باتیں کر رہی تھی جب دوسری لڑکی نے اسے ٹوکا، کیونکہ آج ان کی کلاس ٹیچر نہیں آئی تھیں۔ تبھی ساری لڑکیاں باتوں میں مصروف تھیں۔ تمہارے تبریز بھائی چلے گئے کیا؟ وہ کسی دوسری لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی تھی۔ تانیہ اسے گھورے بنا نہ رہ سکی۔ ارے اگر اس کی جگہ میں ہوتی نا تو کب کا انہیں روکنے کے لیے زہر کھا چکی ہوتی، پھر تو وہ لازمی مجھ سے شادی کر لیتے۔ تانیہ فوراً اس کی طرف گھومی۔ یہ زہر کیا ہوتا ہے؟ ساری لڑکیاں بہت زور سے ہنسی۔ وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ واقعی آج تک اس کا جتنا بھی وقت تبریز کے ساتھ گزرا تھا وہاں کہیں بھی اس نام کی جگہ نہیں تھی جو ابھی اس نے لیا تھا، بلکہ وہ کئی سال پہلے ہی اسے ٹیلی ویژن دیکھنے سے بھی منع کر چکا تھا، اور پھر اسے تبریز سے شرارتیں کرنے اور اس سے باتیں کرنے میں کبھی ٹی وی دیکھنے کا بھی خیال آیا ہی نہ تھا۔ تبھی تو وہ اپنی عمر سے مزید چھوٹی تھی، معصوم سی دنیا کی آلودہ ہوا سے پاکیزہ ذہن کی مالک۔ ارے تمہارے تبریز بھائی تمہیں ہمیشہ گھوڑا، ہاتھی اور بندر کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، ان سے کہو کہ اب انسانوں والی کہانیاں سنایا کریں، پتہ چلے کہ یہ زہر کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اسے خاصا شرمندہ کر ڈالا تھا۔ سچی تو کہہ رہی تھی وہ، سنو میرے پاس پیسے ہیں، مجھے دلا دو، زہر کہاں ملتا ہے؟ تانیہ نے اسے 100 کا نوٹ تھمایا۔ ارم نے اسے ٹوکا لیکن وہ مانی نہیں اور واپسی پر نیند کی گولیاں خریدتی ہوئی گھر آ گئی۔ تانیہ کھانا گرم کروں گڑیا؟ عائشہ نے اندر آتی تانیہ کا اترا منہ دیکھا تو کانپ سی گئی۔ تبریز بھائی نہیں آئے؟ اس نے بیگ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نہیں گڑیا، وہ آج دیر سے آئیں گے، ان کا فون آیا تھا، تم کھانا کھا لینا۔ عائشہ نے پیار سے اس کے گال چھوئے۔ نہیں بھابھی، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ منہ لٹکائے کمرے میں چلی گئی۔ تبریز نے جتنی مشکل سے اس کا برین واش کیا تھا، اس کی دوستیں اتنی ہی آسانی سے اسے دوبارہ اکسا چکی تھیں۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ رکھا اور نیند کی گولیاں نکال کر ڈرتے ڈرتے ساری کھا گئی۔ عائشہ جو اس کے لیے جوس لائی تھی، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور ایک زوردار چیخ حلق سے نکلی۔ طاہرہ بیگم کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عائشہ نے جلدی سے تبریز، عامر اور سلیم صاحب کو فون کر کے بلوا لیا تھا، اور اب طاہرہ بیگم کا سارا غصہ تبریز پر اتر رہا تھا، جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تانیہ ایسی کوئی بے وقوفی بھی کر جائے گی۔ تبریز میں کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں رہے گی تمہارے بغیر۔ تم نہیں مانے تبریز، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میری تانیہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اپنی ممتا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دوں گی۔ ساری عمر ترستے رہو گے تم میری شکل دیکھنے کے لیے۔ وہ چپ کھڑا سن رہا تھا، وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عائشہ اور عامر نے بڑی مشکل سے طاہرہ بیگم کو اس کے پاس سے ہٹایا تھا۔ عالیزہ، ڈاکٹر، عامر نے سامنے سے آتے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے اب تانیہ؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اسے تانیہ کی جدائی کب برداشت تھی؟ اس کے بھی تو لہو میں وہ خون بن کر دوڑتی تھی۔ شی از آل رائٹ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دراصل کافی تعداد میں وہ نیند کی گولیاں کھا چکی تھیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ لوگ بروقت اسے یہاں لے آئے۔ خیر تھوڑی دیر میں انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ تبریز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے چلے گئے، لیکن طاہرہ بیگم اس پر برس پڑی۔ تبریز، اب تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، چاہے تم امریکہ جاؤ یا نہ جاؤ، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کے لہجے سے تانیہ کی محبت کی وارفتگی چھلک رہی تھی۔ تبریز خاموشی سے گردن جھکائے باہر چلا گیا۔ سلیم صاحب بھی طاہرہ بیگم کی بات سے متفق تھے، تبھی کچھ بھی کہے بغیر صرف اسے دیکھ کر رہ گئے۔ دوسرے ہی دن اس کی چھٹی ہو گئی اور اسے گھر لے آئے تھے۔ سبھی اس کی ناز برداریاں اٹھا رہے تھے، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک اس کی کوئی بھی خواہش رد نہ کی گئی تھی۔ جتنا پیار اور جتنی محبت اسے ملی تھی، قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ وہ صرف انتظار کر رہی تھی، ہر مرتبہ تبریز کا پوچھتی اور اسے بہلا دیا جاتا کہ جو کہ بڑا مشکل کام تھا، اور وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے اسے تبریز کو دیکھے ہوئے، اور اب وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہ تھی، اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ تب سے ہی سب اسے بلا رہے تھے۔ بالآخر عائشہ نے اسے آفس فون کر ڈالا اور وہ جیسے تڑپ اٹھا، فوراً نکل پڑا۔ بھائی جان اب نہیں مان رہی، بہت رو رہی ہے۔ عائشہ کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی تک طاہرہ بیگم کا مطالبہ قبول نہ کر پایا تھا، تبھی اس نے تانیہ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اسے اندر آتے دیکھا تو اٹھ کر چلی گئی، اور تبریز کو ماں کا یہ روپ بڑا تڑپا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تانیہ کی طرف بڑھ گیا۔ گڑیا آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کی آواز سن کر وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ رونے کی وجہ سے اب تک ہچکی بندھی ہوئی تھی، اس سے لپٹ کر وہ اور رونے لگی۔ تبریز بھائی آپ آ گئے، اب مت جائیے گا مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تبریز نے اسے آغوش میں بھر لیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ بس میری جان بس، میں کہیں نہیں جا رہا، جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ عائشہ بھی اسے روتا دیکھ کر کچن کی طرف چلی گئی، کیونکہ ضد میں اس نے کچھ نہ کھایا تھا، اور وہ اس کی معصوم جہاں آلودگی سے پاک باتیں سنتا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ امی، تانیہ کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا لیا ہے میں نے، عمر بھی کم کروائی ہے، کیونکہ ابھی وہ صرف 15 سال کی ہے، اور
और मिसेस तबरेज़ के नाम से बनवाया है। चंद दिनों में सीट कंफर्म हो जाएगी। ताहिरा बेगम ने उसका माथा चूम लिया। सलीम साहब भी खुश हो गए। लेकिन अम्मी, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कर सकूँगा। वो जो आज है मेरे लिए कल भी वही रहेगी। ये सिर्फ मजबूरी का बंधन है। किसी अच्छे लड़के से मैं उसकी शादी कर दूंगा कुछ साल बाद। वो उसे गौर से देख रही थी जो सर झुकाए बैठा था। लेकिन कभी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए मेरी बच्ची के साथ। उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। आप फिक्र ना करें, ये मेरा मसला है। आप बता दें मुझे कब निकाह करना है। वो चला गया। ताहिरा बेगम खुश हो गई। पूरे घर में खुशी की ये खबर फैल गई क्योंकि 3 दिन बाद की टिकट मिल चुकी थी। इसीलिए ताहिरा बेगम और सलीम साहब ने आज ही निकाह करने को कहा था, सो उसे मानना ही पड़ा। ताहिरा बेगम ने कुछ लोगों को शाम की दावत दे डाली और आयशा से कहकर तानिया को दुल्हन बना दिया। भाभी, आप मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हैं? पता है अगर तबरेज़ भाई ने मुझे देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। तानिया की मासूमियत पर आयशा मुस्कुरा दी। तुम्हारे तबरेज़ भाई ने तो कहा है कि तुम्हें तैयार कर दें। आयशा ने उसके माथे पर टीका सजाया। माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। ताहिरा बेगम ने चेहरा हाथों में थाम कर प्यार किया। खाला जानी, क्या तबरेज़ भाई ने मुझे तैयार होने को कहा है? वो मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है कि जिससे शादी होती है उसे भाई नहीं कहते, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं। आयशा ने उसकी लिपस्टिक पर आखिरी टच दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखों में काजल के डोरे, अनारी जैसे होंठों पर लिपस्टिक और चमकती बिंदिया में वो मासूम परी लग रही थी। अभी कम उम्री में वो इतनी प्यारी थी, थोड़े सालों बाद तो वो और खूबसूरत हो जाती। सबकी छेड़छाड़ में उसे तबरेज़ के कमरे में मुंतकिल कर दिया था और वो भी खुश थी कि हमेशा सिर्फ तबरेज़ के साथ रहेगी। अगली सुबह तानिया गहरी नींद में थी। तानिया, उठो, सुबह हो गई है। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंख ना खुल सकी। 10 बजे की इनकी फ्लाइट थी। तभी मजबूरन तबरेज़ ने उसे उठाया। अभी मैं नहीं उठ रही, मुझे नींद आ रही है। वो पिछली बातों को बलाए ताक रखकर कसलमंदी से करवट बदल गई। तबरेज़ को गुस्सा आ गया। अगर नींद की इतनी फिक्र थी तो मेरे साथ अमेरिका जाने की रट क्यों लगा रखी थी? तबरेज़ ने उसे बाजू से पकड़कर उठा दिया और वो एकदम याद आने पर उठ बैठी। अपना बैग तैयार कर लिया तुमने? वो फाइलों को समेट रहा था। जी, खाला जानी ने कर दिया था। उसने चाय का मग उसे थमाया। वो एकदम चौंक गया। क्या अम्मी ने तुम्हारा बैग तैयार किया है? लेकर आओ। उसने मग मेज़ पर रख दिया और बैग खोलकर देखने लगा जिसमें सारे काम वाले भारी कपड़े उसका मुंह चढ़ा रहे थे। उसने सारे कपड़े निकालकर एक तरफ फेंक दिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? इस उम्र में है ये कपड़े पहनने के? जाओ और अब तक जो कपड़े पहनते आ रही हो वही लेकर आओ। वो बैग खाली करके कमरे से निकल गया। उसकी ख्वाहिश भर आई थी। उसे भी इतने भरे हुए कपड़े पसंद ना आए थे तो फौरन अपने सारे कपड़े छुपाकर अलमारी में भरे और अपने कमरे की अलमारी से अपने सारे सूट बैग में बंद कर लिए। वहां जाकर सबसे पहले फ़ोन करना और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ताहिरा ने तबरेज़ को गले से लगाया और उसके माथे पर प्यार किया। वो भी माँ को प्यार करके आगे सलीम साहब की तरफ बढ़ गया। अच्छा वो, खुदा हाफिज़। वो उनसे गले मिला और फिर आमिर से और आयशा के सर पर हाथ रखकर तानिया को आगे बढ़ा गया। और वो तो थी ही खुश क्योंकि तबरेज़ी में तो उसकी जान थी। उसके साथ तो वो जहन्नुम में भी जाने को तैयार थी। सो वो चुप रही। हेलो तबरेज़, दूर से किसी शख्स ने हाथ लहराया। वो भी तानिया को लेता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया और बड़ी गर्मजोशी से उसके गले लगा। वेलकम टू अमेरिका माय फ्रेंड। तभी उसकी नज़र सहमी सी बच्ची पर पड़ी। माशाल्लाह यार, ये बच्ची कितनी खूबसूरत है। गनी ने तानिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो तबरेज़ की कमीज़ पकड़कर उसके पीछे छुप सी गई। गनी मुस्कुरा दिया। ये तानिया है गनी? तबरेज़ ने उसे आगे किया। अच्छा, तुमने जिक्र किया था जिस बात का, ये वही है, यानी मिसेस तबरेज़। तबरेज़ ने एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ दिया। वो भी हंस दिया और वो खामोशी से नज़र झुकाए दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ तबरेज़, शाम को मुलाकात होगी। वो उसे उसके अपार्टमेंट के सामने छोड़कर चला गया जो उसे ऑफिस की तरफ से मिला था। अंदर आकर उसने 4 कमरों पर मुश्तमिल इस घर का मुआयना किया और सारा सामान रखकर सोने की तैयारी करने लगी। ऐसा करो, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो, फिर कपड़े और सामान वगैरह मिलकर सेट कर लेंगे। वो कहकर चला गया। वो सोचकर रह गई कि कितना बदल गया था वो चंद दिनों में। उसका लहजा, उसका अंदाज भी कुछ तो बदल गया था। वो लाउंज में आ गई और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का मंजर देखने लगी जहाँ तेजी से आती जाती गाड़ियों में तेजी से गुजरते दौर को देखकर रह गई। ये तुम्हारी किताबें हैं। गनी ने तुम्हारा एडमिशन 9th क्लास में करवा दिया है। मैं खुद तुम्हारे स्कूल लेकर आया जाया करूँगा। वो उखड़े हुए अंदाज में किताबें उसे देकर अंदर चला गया। किचन में आकर उसने किचन के बर्तन सही तरह रखे क्योंकि वो इस बात से बेखबर ना था कि तानिया को घरदारी बिल्कुल नहीं आती। उसने जोर कभी ना दिया क्योंकि अभी वो छोटी थी। लेकिन ये सब किताबें तो बहुत मुश्किल हैं। मुझे पढ़ाएगा कौन? इतनी मुश्किल किताबें देखकर उसका दिल हलक में आ गया। मैं पढ़ाऊँगा, पहले भी तो मैं ही पढ़ाया करता था तुम्हें। हाँ, अगर मैं ना आ सकूँ शाम को जल्दी तो गनी तुम्हें पढ़ा दिया करेगा, तुम उसे पढ़ लिया करना। तबरेज़ ने कॉफ़ी का मग उसे थमाया और खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और तानिया को हर काम में गनी का नाम चिढ़ दिला गया।
कि वो हर बात पर उसे ही बीच में ला रहा था। वो सर झुका गई। आज मुझे देर हो जाएगी, मैंने गनी को फ़ोन कर दिया, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। तबरेज़ उसे छोड़कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आज उसे इस स्कूल में 5वां दिन था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी ना लगा था। उसका नन्हा सा मासूम ज़हन यहाँ की बेबाकी कबूल नहीं कर पा रहा था। हेलो गुड़िया। गनी ने दूर से हाथ हिलाया तो वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। एक बात कहूँ आपसे, वो ये कि आप मुझे गुड़िया ना कहा करें, क्योंकि मैंने अपने तबरेज़ भाई की गुड़िया हूँ। तानिया की मासूम बात पर वो मुस्कुरा दिया। ओके अच्छा, तो हम आपको चिड़िया तो कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बोली बिल्कुल चिड़िया जैसी है। वो मुस्कुरा दी थी। एक बात कहूँ, आप दोस्ती करेंगे मुझसे? मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तानिया उसे तकने लगी और गनी हंस दिया। हाँ भाई, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे, बल्कि अभी करेंगे। गनी ने उसी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। कहीं बहुत दूर उसे तबरेज़ की झलक दिखाई दी थी, गनी के रूप में, जब वो भी उसकी छोटी सी छोटी खुशी बिल्कुल इसी तरह पूरी किया करता था और बहुत चाहता था। तानिया ऐसा ऐसा गनी की आदी बनती गई। तबरेज़ सुबह जाता तो रात काफ़ी देर तक वापस आता। उसे ख्याल ही ना था कि वो अपने साथ किसी और को भी बहुत मजबूत बंधन में बांध कर लाया है। वो बिल्कुल ही तानिया को नज़रअंदाज कर चुका था। गनी तानिया के नन्हे जहन को उसकी मासूम हरकतों और मासूम बातों से काफ़ी हद तक समझ चुका था। उसने तानिया के शौक पर उसे किचन के भी कई काम करना सिखाए। वो सारा दिन स्कूल के बाद गनी के दामन से लिपटी रहती और रात होते ही उसे तबरेज़ की याद सताती, उसकी कुर्बत, उसकी छोटी छोटी कहानियाँ। उसके साथ खेलना। वो शिद्दत से रो पड़ती और सारी रात तकिया भीगते ही गुजर जाती। तानिया, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? गनी उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था। नहीं, क्या बात है? उसने किताब बंद कर दी और उसे तकने लगी। तुमने तबरेज़ से, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी और छोटी सी उम्र में शादी क्यों की? गनी ने उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा था, जहाँ कुछ खो जाने का दुख रकसा था। गनी भाई, इस वक्त मैं नादानी में वाकई गलती कर गई, मगर इस 1 साल में मुझे एहसास हुआ है कि मैंने ये गलती करके अपने सबसे अच्छे दोस्त तबरेज़ भाई को खो दिया है। उसकी आंखों में पानी झलकने लगा। गनी कुछ और ना कह सका, उसे बहलाने में मसरूफ़ हो गया। गनी भाई देखिए, मैं फर्स्ट आई हूँ। तानिया की खुशी दीदनी थी। अरे वाकई भाई, हमारी चिड़िया ने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड। गनी ने उसे सिराहा तो वो खुशी से झूम उठी कि तबरेज़ को दिखाएगी तो वो कितना खुश होगा। और कितनी देर हो गई थी उसे तबरेज़ का इंतज़ार करते हुए। गनी अभी अभी गया था। घड़ी ने रात का 8 बजाया ही था कि बाहर गाड़ी की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई गई। तुम अभी तक जाग रही हो? वो उसे इतनी रात तक जागता देख हैरान हुआ था। मुझे आपको कुछ दिखाना था, आज मेरा रिजल्ट आया है, देखें। तानिया ने उसकी तरफ रिपोर्ट बढ़ाई तो वो भी मुस्कुरा दिया। उसे तो एहसास ही ना था कि इतनी जल्दी 2 साल गुजर गए। वेरी गुड, मैं गनी से कह दूंगा कि किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दे। ओके, अब बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। वो आगे बढ़ गया। तानिया इसी तरह इग्नोर किए जाने पर अफसरदा हो गई। 2 साल का ये फासला उसे बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर रहा था। वो रोती रही और अपने पुराने तबरेज़ को हर जगह तलाश करती रही, जो ना जाने क्यों उसे खुद से दूर किए जा रहा था। तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? आज जाना नहीं है क्या? वो तानिया की आंखों की लाली से बेखबर नाश्ते में मगन रहा। अब तो रिजल्ट आ चुका, अब क्या करूंगी स्कूल जाकर? वो उठकर किचन में चली आई। तबरेज़ को अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई थी, तभी वो किचन में उसके पीछे चला आया। तानिया, मैं गनी को कह दूंगा कि तुम्हें कहीं घुमाने ले जाए, और दरवाज़ा सही से लॉक करना, बगैर पूछे कोई अंदर ना आए। वो कहकर चला गया और तानिया की आंखें फिर से भीग गईं कि वाकई इन 2 सालों में वो तबरेज़ को खो चुकी थी, जो उसका अपना था, उसका दोस्त था, उसका हमदर्द था, उसका सब कुछ था। तभी डोर बेल पर वो ख़यालों की दुनिया से बाहर आई और आंखें रगड़ती हुई गनी को मुस्कुराकर देखने लगी। जी हुक्म सरकारे आला, कहाँ चलना है? गुलाम हाजिर है। वो दरबारी अंदाज में सीने पर हाथ रखकर झुका तो वो खिलखिलाकर हंस दी। आज पिकनिक घर में ही ना हो जाए? इसे बाहर के माहौल से एलर्जी थी, जिसमें वो 2 साल रहने के बावजूद घुल ना पाई थी। ओके, फिर एक काम करो, मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पिलाओ, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। वो किचन में चली आई और गनी टीवी रिमोट में लेकर बैठ गया। थैंक यू चिड़िया। उसने कॉफ़ी उठाया तो तानिया ने रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। वो सेहरे से देखने लगा। क्या बात है, आपको मैंने आज तक टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं देखा, क्योंकि तबरेज़ भाई टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते, और टीवी देखने से बच्चों के जहन ख़राब हो जाते हैं। वो उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा दिया और तानिया उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ सी गई। मेरी चिड़िया, कभी कभी देख लिया करो तो बुराई नहीं है। टीवी से जहन ख़राब होते हैं तो बन भी तो जाते हैं गुड़िया, और वैसे भी अब तुम्हें टीवी देखना चाहिए मेरे ख्याल में। गनी ने खाली मग रखकर उसे देखा। और अब आपको भी मुझे कुछ पकाना सिखा देना चाहिए मेरे ख्याल में। वो भी उसके अंदाज में कहकर कॉफ़ी उठाकर किचन में चली आई। वो भी उसके पीछे चला आया। क्या पकाना सीखोगी? वो एक लंबी सांस खारिज करके दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। आप मुझे बिरयानी बनाना सिखाएं। खाला जानी बड़े मज़े की बिरयानी बनाती थी और मैं तबरेज़ भाई के हाथ से खाती थी। उसने फ्रिज से गोश्त निकाला और गनी हंस दिया। चिड़िया, तुम तबरेज़ को भाई मत कहा करो, वो तुम्हारा भाई नहीं है। तानिया मुंह बसोर कर मुस्कुरा दी। सारा दिन उसने तबरेज़ की बातें बनाने और खाना बनाने में गुजार दिया।
شام کو تبریز آیا تو نوٹ ہی نہ کیا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ وہ اسے غنی کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ اسے آج بھی تانیہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، لیکن جس بندھن میں وہ زبردستی اس کے ساتھ بندھ گئی تھی، اسے اسی بندھن نے تانیہ سے دور کر دیا تھا۔ اسی دوری میں 1 سال اور گزر گیا۔ تانیہ کے رنگ و روپ میں اور نکھار آ گیا۔ اب اسے خوبصورتی کھٹکنے لگی تھی کہ تبریز اس کی تعریف کرے، اسے خوبصورت کہے جس طرح غنی کرتا ہے کسی تعریف۔ تانیہ کچھ ناشتہ بنا دو، مہمان آئے ہیں۔ تبریز آج خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ مجھے آواز دے لینا، تم کمرے میں نہ آنا، اپنے کمرے میں چلی جانا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، تم آج کالج نہیں گئی؟ تانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس نے کتنے دنوں بعد اسے اس کے متعلق کچھ پوچھا تھا، مگر وہ جواب سنے بغیر ہی کمرے میں چلا گیا، اور تانیہ ہونٹ بھینچ کر ناشتے کی ٹرالی سجانے لگی اور گھسیٹتی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ پردے کی اوٹ سے اسے جو منظر دکھائی دیا تھا وہ کافی حد تک بے غیرتی ہی تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، تبھی تبریز اٹھ کر آیا تھا۔ تم کمرے میں چلی جاؤ، تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے یہ لوگ۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر ہی ٹرالی گھسیٹ کر اندر لے گیا اور تانیہ کمرے میں چلی آئی۔ ہائے غنی، وہ ابھی داخل ہوا تھا، تبھی ٹونی نے ہاتھ ہلایا تھا، مجبوراً اسے بھی بلانا پڑا، اور تبریز کو گھورتا ہوا وہ تانیہ کی طرف چلا آیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے تیزی سے گزرتے وقت کو دیکھ رہی تھی، مسکرا کر اس کی طرف چلی آئی۔ آپ کب آئے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھیے نا آپ۔ غنی بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ بھی زمین پر پڑے کاؤچ میں بیٹھ گئی۔ غنی بھائی، یہ تبریز وہ ادھوری ہی لفظ پر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ غنی مسکرا دیا۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں میری زبان پھسل جاتی ہے۔ غنی مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عادت ختم کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اب تمہاری عمر ایسی ہے کہ تم تھوڑا بہت ٹی وی دیکھ لیا کرو، خود بخود تمہاری عادت ختم ہو جائے گی۔ غنی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ غنی بھائی، یہ آج اتنے گندے لوگ پہلی مرتبہ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ اور غنی جس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تانیہ کے ننھے ذہن سے ابھی تک وہ بد شکل آدمی اور وہ عورت جو برائے نام خود کو کپڑوں میں چھپا پائی تھی، گندگی سے زیادہ بدبودار لگ رہے تھے۔ غنی اٹھ کر کھڑکی تک آ گیا۔ بزنس میں تو ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور پھر امریکہ میں یہ سب معیوب اور گندہ نہیں ہے۔ غنی بڑی مشکل سے اس کی مشکل آسان کر پایا تھا۔ میں تبریز کے پاس ہوں، میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ اس نے تانیہ کی ناک پر چٹکی لی اور سر پر چپ لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور تانیہ منہ بناتی کچن میں چلی آئی۔ یار غنی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ تبریز جانتا تھا وہ یہی سب کہے گا۔ خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ تانیہ کافی لے کر آئی تھی، لیکن تبریز کی آواز پر رک گئی۔ یار، وہ راستے میں مل گیا تھا اور آفس آنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کی گرل فرینڈ اس کے ساتھ تھی۔ مجبوراً میں نے گھر ہی لانا تھا انہیں۔ بلاخر تبریز بول ہی پڑا، لیکن پھر بھی یار، تجھے سوچنا چاہیے نا کہ تیرے گھر میں ایک عدد لڑکی بھی رہتی ہے جو اتفاق سے تیری بیوی ہے۔ غنی کا غصہ عروج پر تھا۔ میں اور کیا کرتا؟ اور پھر تانیہ کو میں نے بلایا تو نہیں نا؟ تبریز لفظ بیوی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ مگر اس نے تو دیکھ لیا نا، یا تو پھر تم اسے اجازت دے دو کہ وہ ٹی وی ہی دیکھ لیا کرے، تو اسے اس قسم کے انداز برے اور گندے نہ لگے جس طرح وہ دونوں یہاں بیٹھے تھے، نہ جانے کون سے لباس میں۔ وہ رخ موڑ کر اور تبریز نے اندر آتی تانیہ کو بغور دیکھا تھا، جس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے۔ وہ مگ رکھ کر جا رہی تھی، تبھی غنی نے اسے روک لیا۔ بھائی چڑیا، ہم رات کا کھانا یہیں کھائیں گے، اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کا۔ آپ کیا پکا رہی ہیں آج؟ وہ اس کے ذہن کی الجھن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ بتائیے میں کیا پکاؤں؟ وہ سنبھل چکی تھی، جبکہ تبریز کو حیرت ہوئی تھی جان کر کے تانیہ کھانا پکانا سیکھ چکی ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ کھانا غنی ہوٹل سے لا دیتا ہوگا۔ تبریز اسے بغور دیکھ رہا تھا، جو غنی سے نہ جانے کس بات پر الجھ رہی تھی۔ وہ یکسر بدل چکی تھی 3 سالوں میں، لیکن اس کی باتیں، اس کی حرکتیں اب بھی ویسی ہی تھیں جیسی 3 سال پہلے پہلے والی تانیہ کی تھیں۔ تبریز کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کا در کھلا تھا، کیونکہ اس نے بڑی بے دردی سے غنی کے بال نوچ کر رکھ دیے تھے۔ پھر بڑے ہی خوشگوار ماحول میں تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور غنی کے جاتے ہی اس پر پھر سے اداسی چھا گئی تھی۔ وہ کچن صاف کر کے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ تبریز چلا آیا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی۔ تانیہ؟ تبریز کی آواز پر بھی وہ بالکل نہیں پلٹی تھی، صرف ایک ہوں منہ سے خارج کی تھی۔ تبریز مسکرا دیا۔ تم اب تک ٹی وی نہیں دیکھتی؟ وہ ایک سانس خارج کر کے اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی، جو آج پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جو کام کرنے کو ایک مرتبہ منع کر دیا تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں وہ کام کروں۔ تانیہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم، خیر چھوڑو، اب تم 2nd ایئر میں آ چکی ہو، کبھی کبھی دیکھ لیا کرو کوئی مووی وغیرہ۔ تبریز نے اس کی کھڑکی کا پردہ برابر کیا۔ تانیہ اسے دیکھے گئی۔ تبریز بھائی، آپ مجھ سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ تانیہ بے ساختہ کہہ گئی۔ تبریز مسکرایا تھا کہ واقعی اس معصوم کا ذہن یہاں کی آلودہ فضا میں خراب نہ کر سکی تھی۔ تانیہ، میں آج تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے بھائی کہا تو میں تمہاری شادی ٹونی سے کر دوں گا۔ وہ چلا گیا یہ سوچے بغیر کہ وہ کیا کہہ آیا تھا۔ اسے کب آج سے پہلے تانیہ کا بھائی کہنا برا لگا تھا، لیکن یہ ابھی کیا ہوا تھا، وہ کتنی دیر تک
रॉकिंग चेयर पर झूल कर सोचता रहा और तानिया को टोनी का नाम सुनकर ही दम निकलने लगा था। तभी वो चली आई। सुनिए। तानिया आपस में हाथ मसल रही थी। उसकी आवाज़ पर तबरेज़ ने हिलना बंद कर दिया। क्या बात है? वो नज़रें चुरा गया। मैं आज के बाद आपको कभी भी भाई नहीं कहूँगी। मैं आपकी कसम खाती हूँ, लेकिन आप कभी भी मेरी शादी इस गंदे आदमी से ना कीजिएगा। वो बगौर उसे देख रहा था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और शादी एक ही बार होती है। तबरेज़ वो कुछ कह नहीं सकी। फ़ौरन दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर बंद हो गई। तबरेज़ ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। अब वो जल्द अज जल्द तानिया को इसकी खुशियाँ देना चाहता था। उसकी शादी उसी की उम्र के लड़के से करना चाहता था। ये सोचे बगैर कि तानिया की सोच क्या है, वो सिर्फ अपनी सोचे जा रहा था। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? वो बगैर तैयार हुए मलिक जे हुलिये में नाश्ता लगा रही थी। जी नहीं, आज मुझे कॉलेज में कोई काम नहीं है, और वैसे भी अब तो पेपर होने वाले हैं। उसने चाय का मग उसके आगे किया। हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं? अब तो 4 साल होने वाले हैं। वो बहुत डरे सहमे लहजे में उससे बात कर रही थी, और वो उसे देखता रह गया कि कभी वो सिर्फ मनवाती थी अपनी बात, और आज कितनी दूरी है इन बातों में। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि मज़ीद कुछ महीने लग जाएं। उसके लहजे की नरमी तानिया देखे गई। कितने सालों तक, कितने महीनों के बाद वो इससे इतनी नरमी और लगावट से बात कर रहा था। उसका दिल चाहा वो अब भी उसकी गर्दन में बाहें डालकर झूल जाए। वो आज भी अपनी हर बात मनवाए, उससे ज़िद करे, लेकिन शायद सिर्फ एक रिश्ता बदलने से बाकी के तमाम रिश्ते बहुत दूर चले गए थे। हाथ की मुट्ठी से रेत की तरह सारी दोस्ती, सारी मोहब्बत, सारे लगाव, सारी उम्मीदें बह चुकी थीं, और वो निगाहें झुकाकर किचन में चली गई। मैं गनी को भेज दूंगा, तुम डरना नहीं। वो मुंह साफ करके खड़ा हो गया, और वो चाहकर भी ये ना कह सकी कि वो गनी की नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। वो चला गया, और तानिया ने अश्कों को बह जाने ही दिया। खैरियत, आज कॉलेज क्यों नहीं गई? तबरेज़ की बात सुनते ही वो जल्दी से तानिया के पास पहुंचा था, और वो मुस्कुरा दी। पहले आप बैठें तो सही। अपने सोफ़े की तरफ इशारा किया। वो कुछ उलझी हुई थी। गनी बगौर उसे देख रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आंखों में परेशानी समेटे आपस में उंगलियां मसल रही थी। तभी गनी ने उसे हाथ पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। क्या बात है तानिया? एनी प्रॉब्लम? उसने तानिया के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। वो गनी भाई, वो उसे समझ आ रही थी कि कैसे बात शुरू करे। क्या हो गया है मेरी चिड़िया को? आज बात बन नहीं रही। गनी ने उसकी चमकदार आंखों में झांका। गनी भाई, वो कॉलेज में एक लड़का कई रोज़ से तंग कर रहा है। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करता रहता है। वो मेरे साथ बदतमीज़ी करता है। अभी नया एडमिशन हुआ है उसका। वो पाकिस्तान से माइग्रेशन करवा कर आया है। कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाने के लिए आया हूँ, और पता नहीं क्या क्या कहता है वो सांस खींचकर सारे आंसू बहा गई। गनी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। और आज मैं कॉलेज जाने लगी तो वो कह रहा था कि तुमने हाँ में जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हें अगवा करके अपने साथ ले जाऊंगा। वो अपना मुंह हाथों में छुपाकर रो पड़ी। गनी ने उसे रोका नहीं, उसके सर पर अपना भारी हाथ धर दिया। इजी मेरी जान, इजी। गनी उसका सर सहलाकर उसे खामोश करवा रहा था। तुमने तबरेज़ को क्यों नहीं बताया? तानिया सिसक पड़ी, और आज जैसे लफ्ज़ों को रवानी मिल गई। जब्त के तमाम बंधन उसके हाथ से छूट गए। वो फट पड़ी। आज 3 साल की तमाम यादें उसकी ज़ुबान पर आ गईं। तबरेज़ को बताऊं? गनी भाई, मैं इन्हें क्या बताऊं? वो मुझसे बात करते हैं कि यहाँ लाकर उन्होंने मुझे आपके सर थोप दिया। जो लातलकी उन्होंने मुझसे कायम कर रखी है, क्या इस लातलकी में उनसे मैं बात करती हूँ? गनी भाई, उन्होंने आज तक मुझसे नाराज़गी कायम नहीं की, लेकिन इन 3 सालों में वो बिल्कुल बदल गए हैं। तानिया सिसक कर खिड़की के पास चली गई। गनी हैरान था। तबरेज़ के इस रूप पर तानिया की रोए रोए से दुख फूट रहा था। गनी भाई, उन्होंने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, और आप कहते हैं कि मैं तबरेज़ को बताऊं? आंसू रवानी से बहने लगे। आपके सर थोप कर वो समझते हैं कि उन्होंने एक अहम कारनामा अंजाम दिया है, हालांकि वो बिल्कुल गलत है। आप बताइए, मेरा कसूर क्या था? वो वहीं ज़मीन पर ढह सी गई। सिर्फ इतना कि अपनी दोस्तों के कहने में आकर मैं उनसे शादी की ज़िद कर बैठी। गनी भाई, मुझे तो इस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि शादी होती क्या है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जहर क्या होता है, क्योंकि तबरेज़ ने मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाई ही नहीं जिसमें शादी का या जहर का तज़किरा हो। वो तो मुझे हमेशा जानवरों की, परियों की कहानी सुनाते थे। मैं तो इनसे फरमाइश भी जानवरों की ही कहानी सुनने की करती थी। अब भी गनी भाई, अब भी मेरे कान तरसते हैं तबरेज़ के अल्फाज सुनने को। मेरा सर दुखता है उनके सीने पर सर रखने को। मेरे होंठ तरसते हैं उनसे ज़िद करने को, मगर वो भूल चुके हैं मुझे। वो भूल चुके हैं। वो ठंडी पड़ चुकी थी, और सर घुटनों में रखकर फूट फूट कर आवाज़ बुलंद रोने लगी। गनी उठकर उसके पास चलाया। उसकी आंखें भी तानिया की कहानी पर भीग चुकी थीं। बस तानिया, बस, खामोश हो जाओ मेरी जान। उसे उसका भीगा चेहरा साफ किया तो वो फिर बोल पड़ी। गनी भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है कि उन्होंने पाला? उन्होंने मुझे अपना आदी क्यों बनाया? मैं रह लेती अपने माँ बाप के बगैर खला जानी की मोहब्बत में, जिस तरह मुझे आमिर भाई की आदत इनकी भी ना पड़ती, मगर मैं इनके लिए खिलौना थी।
जब मुझे अपनी आदत डाल दी तो मुझसे जुदा होने की कोशिश करने लगे। मेरा क्या कसूर है गनी भाई कि मैं इनके बगैर रह नहीं सकती थी। मैं आज भी अपने तबरेज़ को ढूंढती हूँ मगर मिलते नहीं हैं। वो फिर से रो दी। गनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसके सीने में मुँह छुपाए फिर से आंसू बहाने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने तानिया को चुप कराया था। उसे भी तबरेज़ के इस रवैये पर बड़ी पेशेमानी महसूस हो रही थी। बस तानिया, अब मेरी बात सुनो। उसने उसका चेहरा साफ किया और तमाम बिखरे बाल समेट दिए और उसे लेता हुआ सोफे तक आ गया। उसे पानी पिलाया जिसे थोड़ी जिद के बाद वो पी गई। तानिया, तुम इसे अपनी तरफ आने पर मजबूर करो। तानिया हैरत से उसे देख रही थी। वो कुछ झिझक कर खड़ा हो गया। देखो तानिया, तुम अब 4 साल पहले वाली बच्ची नहीं हो बल्कि एक जवान और खूबसूरत लड़की हो। वो एक लंबा सांस खारिज करके फिर बोला, तानिया, तुम्हें अब वो बातें सोचनी चाहिए जो एक तुम्हारी उम्र की लड़की सोचती है। वो उसके कदमों में घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गया। तानिया का मुंह उसकी बातों पर हैरत से खुला था और सूजी हुई आंखें फैली हुई थीं। तुम उसकी बीवी हो तानिया, मगर लगता नहीं है भाई। अगर वो तुमसे बड़ा है तो क्या हुआ है, तुम तो उसकी शौहर बीवी ही हो ना। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो तानिया के सच संवर कर सुहागनों की तरह रहा करो। तुम उसके सामने सच संवर कर रहने लगो। वो ठीक हो जाएगा तानिया। तानिया पहली मर्तबा ऐसे नए तरीकों को सुनकर नजरें झुका गई। शायद गनी के सामने शर्मिंदगी का एहसास। और रहा ये कामरान तो इसे मैं देख लूँगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास खूबसूरत रंग बिरंगी साड़ियाँ या भरे काम वाले कपड़े हैं? गनी उसका हुलिया बदलने का सोच रहा था। जी मगर तबरेज़ तबरेज़ की तो ऐसी की तैसी, इसे भी रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। वो उसे लेता हुआ बेडरूम में आ गया और बिलाकर उसे बदल ही डाला। रेड कलर की साड़ी में उसकी सुहाबी रंगत खूब खिल रही थी। वो कितनी ही देर से नहीं बनी समरी आईने के सामने खड़ी थी। गनी जा चुका था और वो महवे इंतज़ार थी। नाजुक से शीशे जैसे सरापे पर लंबे घने बाल, वो अप्सरा लग रही थी। तभी डोरबेल की आवाज़ पर वो धड़कने संभालती आगे बढ़ी। आज उसने कुछ नया ही सबक पढ़ा था, खुद को किसी और के हवाले से जानना था। तभी लंबी घनी पलकें खुद ब खुद भूरी चमकती आंखों पर चिलमन बनी जा रही थीं। आपने देर कर दी आज। तबरेज़ उसे इस हुलिये में देखकर हैरान रह गया। वो नज़र लग जाने की हद तक, ईमान बहका देने की हद तक क़यामत से कम नहीं लग रही थी। वो नज़रें चुरा गया और आगे बढ़ गया। तानिया भी मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चल दी। ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? तुम सादा ही अच्छी लगती हो। ये सब करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जाओ चेंज कर दो ये सब। वो झुंझला सा गया था। उसकी नज़र में तानिया किसी और की अमानत थी और उसके पास जैसे इसने कभी भी किसी और नज़रिए से ना सोचा था। कॉफ़ी लाऊं आपके लिए? तानिया ने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। वो झटके से घूमा। यानी कि तुम बड़ी हो गई हो। क्या कहना चाहिए मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर? तबरेज़ ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा। किस चीज़ की तारीफ़ करूं? तुम्हारे होंठ तो नज़र नहीं आ रहे, तो लिपस्टिक को खूबसूरत कहूँ? इस साड़ी में जहाँ जहाँ से तुम्हारा जिस्म झलक रहा है, इसे खूबसूरत कहूँ? चलो तुम खुद ही बता दो। तबरेज़ के मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनकर वो मदहोश ही हो रही थी। हालांकि उसका लहजा जितना तंजिया था वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन आज उसने खुद को तानिया तबरेज़ के रूप में जानना था। वो बेखुदी के आलम में डूबी अपना सब कुछ उसके हवाले कर देना चाहती थी, मगर यकदम ही तबरेज़ ने उसे सोफे पर धकेल दिया। तानिया, तुम क्या चाहती हो? इस गंदे माहौल में तुम खुद को बस इन चंद सालों तक ही संभाल पाओगी। किसके कहने में आकर तुमने ये सब कुछ किया है? ये साड़ी, ये ज्वेलरी, ये सब कहाँ से आई तुम्हारे पास? तबरेज़ एक हाथ सोफे पर रखकर उस पर झुक गया। वो डर कर सिमट गई। उसका इतना गुस्सा पहली बार देख रही थी। तानिया, तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम मेरे पास किसी और की अमानत हो। तुम्हें मेरे बारे में क्या मालूम है? कभी सोचा है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है? उसका लहजा तानिया की आंखों के पानी ने ठंडा कर दिया और लहजा ठंडा देखकर तानिया ने उसे पीछे धकेला और खड़ी हो गई। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, मोहब्बत फासले भी नहीं देखती तबरेज़। मुझे तुम्हारी उम्र से नहीं, तुमसे मोहब्बत है। हैरत है तुम आज तक समझ ना पाए तबरेज़। वो उसके सामने खड़ी सरापा इम्तिहान बनी हुई थी। मोहब्बत? तबरेज़ ने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो? तुम्हें याद नहीं कि मेरी शादी एक लड़की से हो चुकी थी? वो उसके लफ्ज़ों पर शशदर उसे देख रही थी। ये बात तो वाकई वो बिल्कुल भूल चुकी थी। आज तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तानिया, आज तुम्हारे अंदर की लड़की बेदार हुई है, कल उसके अंदर की औरत जागेगी और फिर ममता की ख्वाहिश उभरेगी। तानिया, मैं तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील कैसे करूँगा? क्योंकि तानिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी माँ बनने की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। तानिया सारी बातों पर हैरान थी जो बिल्कुल उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। मगर मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे किसी और की ख्वाहिश नहीं है। वो फिर उसके सामने आई जो अपना सर हाथों में पकड़े हुए था। तबरेज़ ने गुस्से से उसे झंझोड़ डाला। आज कह रही हो कि तुम्हें मेरा वजूद चाहिए, कल तुम्हें अपना अधूरापन महसूस होगा तो कहोगी औलाद चाहिए। ओह तानिया, मेरा इम्तिहान मत लो, जाओ बदल डालो अपना हुलिया। तबरेज़ ने उसे धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बची। तबरेज़ ने कदम एक लम्हे को उसकी तरफ उठा और फिर वहीं जम गए। वो उसकी किसी भी जज्बे की पिज़राई नहीं चाहता था। तभी रुख मोड़ गया और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। तानिया, वो थोड़ी देर बाद आया था। उसे शर्मिंदगी हुई थी अपने रवैये पर, लहजे पर भी
शर्मिंदगी हुई थी। उसके कमरे की हालत अबतर थी, हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी और वो खुद बेड पर ऊंधी पड़ी सिसकियां ले रही थी। तानिया, आई एम सॉरी। वो उसके सराहने बैठकर उसके बिखरे बाल समेटने लगा। तानिया, ये तमाम कपड़े, ये तमाम ज्वेलरी तुम्हें एक दिन पहनने हैं, मगर वो दिन मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, क्योंकि तुम्हें किसी और की दुल्हन बनना है। बस तबरेज़, बस। अब मैं और नहीं सुन सकती। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, तो बस हो चुकी। अगर आपने कभी ऐसा सोचा या करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो ज़ारों की तार रो रही थी। तबरेज़ उसके लफ्ज़ों को सुनता ही रह गया। तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखा दी? तबरेज़ ने उसे अपने बराबर में खींच लिया। क्यों? क्या अब भी मुझे सिर्फ यही बातें सुननी चाहिए कि घोड़ा कैसे चलता है या बंदर ने दूसरी शाख पर घर क्यों बनाया था? तानिया मासूमियत से उसके चेहरे को तकने लगी। तबरेज़ को उस पर उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, अपनी खूबसूरत मताए हयात को छुपा लिया। लेकिन तानिया की गुरेज को वो बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा था। अपनी बेअख्तियारी अमल पर उसे अफसोस हुआ भी। वो उसे छोड़कर चला गया और तानिया मुस्कुरा दी। तानिया, गनी को फ़ोन कर दिया है मैंने, वो आता ही होगा, तुम उसके साथ चली जाना। वो उससे नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि किसी भी हाल में वो तानिया के जज्बों को राह देना नहीं चाहता था। तानिया बगौर उसके बदले अंदाज देख रही थी। क्यों, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? वो भी उसकी कैफियत से महफूज हो रही थी। जाऊँगा, मगर कुछ देर से। वो अखबार की सुर्खियाँ देखने लगा। तो मुझे छोड़कर आ जाते आप। तानिया उसके बराबर में कुर्सी घसीट कर बैठ गई तो तबरेज़ को हैरत हुई कि काफ़ी सालों के बाद वो उसको इस तरह अपने करीब बैठा देख रहा था। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना कि वो आ गया गनी। तबरेज़ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तभी वो अफसरदा सी गनी के साथ चल दी। तबरेज़, मुझे यार काम है कुछ, तुझसे मैं आता हूँ। अच्छा। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जी तो जनाब, पहला काम आपका ये बताइए कि कामरान कहाँ है? वो उसे इस लड़के का नाम बता चुकी थी और इत्तफाक से कॉलेज में दाखिल होते ही पहली नज़र उस पर पड़ी थी। जी तो मोहतरम, कैसे मिजाज हैं आपके? गनी ने कामरान के कंधे पर हाथ रखा। तानिया क्लास की तरफ चल दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वो गनी से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। वो ना समझते हुए सर झटक गई। हेलो। कामरान तानिया के सर पर खड़ा था। वो नर्वस हो गई। घबराइए मत, मैं आपसे सॉरी करने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप मिसेस तबरेज़ हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। वो कहकर चला गया और तानिया की जान में जान आ गई। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और गनी के लिए ढेरों दुआ कर डाली। गनी भाई तबरेज़ नहीं आए? वो गाड़ी तक आई थी। सारा दिन यही सोचकर गुजारा था कि लेने तबरेज़ आएगा, लेकिन सारी सोचें मुंह चढ़ाने लगीं। मैं आ तो गया अपनी चिड़िया को लेने, कम ऑन लेट्स गो। वो ग्लासेस लगाकर गाड़ी बढ़ा गया। घर आकर उसकी नज़र फिर से उसी दिन वाले गंदे आदमी पर पड़ी थी। वो कराहकर आगे बढ़ गई, जबकि गनी तबरेज़ को गुस्से से घूरने लगा। हु इज़ शी? टोनी की बात पर तबरेज़ ने मुड़कर देखा तो तानिया मुंह बनाए अंदर जा रही थी। शी इज़ मिसेस तबरेज़ टोनी। उसके लहजे की काट तबरेज़ ने वाज़ेह महसूस की, तभी नज़र चुरा गया। ओह सो ब्यूटीफुल। टोनी की नज़रें अभी तक अकबर थीं कि शायद वो फिर से निकल आए, लेकिन गनी ने जल्द ही उसे चलता कर दिया और अब तबरेज़ के सर हो गया। तबरेज़, यार तू पागल हो गया है क्या? तबरेज़ नज़र चुरा गया। यार वो बस रहने दो। तुम ना जाने क्यों इस मासूम के पीछे पड़े हो। और हाँ, ये कामरान का क्या किस्सा है? तानिया कामरान का नाम सुनकर दरवाजे पर रुक गई, जबकि तबरेज़ पहलू बदल गया। मतलब क्या? मुझे क्या मालूम कौन कामरान? उसके लहजे में साफ लड़खड़ाहट थी। गनी उसके सामने आकर बैठ गया। तबरेज़, तुमने कामरान को तानिया के पीछे क्यों लगाया? चाहते क्या हो तुम आखिर? यही कि वो तानिया से शादी करे, हालांकि तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, फिर भी तुमने। तानिया हैरत से मुंह खोले रह गई। गिरने को थी कि वो दौड़ती हुई अपने कमरे में बेड पर ढह सी गई। और कुछ था ही कब उसके बस में। क्या गलत किया है मैंने? गनी, वो अब जवान हो गई है, तुम्हें मालूम है। अब वो किसी और ही अंदाज में सोचने लगी है। अब उसके कदम मेरी तरफ बहकने के लिए उठने लगे हैं और मैं ये पिछराई नहीं चाहता। गनी, उसका बचपन आज भी मेरी आंखों में घूमता है, जब मैंने उसे अपनी औलाद समझकर कितने लाड प्यार से पाला था। वो खड़ा हो गया और दोनों हाथ जेबों में डाल दिए। पहले बच्ची थी ना वो, अब तो नहीं रही। तुम उसे इस नज़र से क्यों नहीं देखना शुरू करते कि वो तुम्हारी बीवी है? ये सोच ख़त्म क्यों नहीं कर देते कि तुम्हारी गोद में वो उस उम्र को पहुंची है? और वो उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था, जबकि तबरेज़ भड़क गया। नहीं गनी, नहीं, मुझसे नहीं हो सकता ऐसा। और वैसे भी मैं अब यही चाहता हूँ कि उसकी शादी कामरान से हो जाए। गनी का दिल चाहा कि उसे झंझोड़ कर रख दे, जो कितनी आसानी से किसी मासूम के दिल को रौंदने की बात कर रहा है। तुम अच्छा नहीं करोगे गनी, मैं तुम्हें भी कहूँ कि तुम उससे शादी। तबरेज़, उसने उसकी बात काट दी। गनी, सोचो, अब तुम के 4 साल रहे हो सिर्फ इसके साथ, और मैंने तो 17 बरस बताए हैं। मैंने तो उसे पाला है। मुझे बताओ कि मैं उसको बीवी के रूप में कैसे कबूल कर लूँ? इस बात को सोचते हुए कितने साल गुजार दिए। मैंने कितनी अजीज़ और कीमती शय खो दी है मैं कैसे? गनी, वो सर थाम कर बैठ गया। गुस्सा अब भी कायम था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत तबरेज़, लेकिन वो
मर तो सकती है लेकिन तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम उसके करीब बहैसियत शौहर के बढ़कर देखो, उसे बीवी के रूप में समझकर तो देखो। मुझे यकीन है कि तुम उससे वो मोहब्बत भी करने लगोगे। तबरेज़ ने उसका हाथ झड़क दिया और खड़ा हो गया। गनी प्लीज़, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। बल्कि तानिया से मिलना भी छोड़ दो, मैं उसे खुद देख लूँगा। आज के बाद मैं तुम्हें अपने घर में ना देखूँ, गेट आउट। गनी उसे देखता रह गया कि बरसों की दोस्ती कैसे लम्हों में वो ख़त्म कर गया। आगे कुछ कहने को उसके पास बचा ही नहीं। सो वो खामोशी से चला गया कि गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही नादिम होगा। तबरेज़ सर थामे सोफे पर ढह गया। अब बस तबरेज़, अब मैं खाला जानी को ख़त लिखूंगी और इन्हें तुम्हारी हर हर बात बताऊंगी। कई देर आंसू बहाने के बाद वो एक पक्के अज़म के साथ खड़ी हुई थी और आंसू पहुँचकर ताहिरा बेगम के नाम 4 साल में गुजरने वाले एक एक लम्हे की को रकम करती गई। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान का एड्रेस तो था ही नहीं उसके पास। तभी वो तबरेज़ के कमरे में चली आई। वो शायद कहीं गया हुआ था। तभी उसके कमरे को छान डाला। एक बैग अलमारी उस पर गिरा था। उसने खोला तो तादाद खतूत उसका मुंह चढ़ा रहे थे, जिनमें से कुछ ताहिरा बेगम के थे और बाकी उसके अपने लिखे हुए, जो वो अक्सर खाला जान को लिखने के बाद तबरेज़ को थमा देती थी। पोस्ट के लिए वो खामोशी से बैग उठाकर कमरे में ले आई और तबरेज़ को देख लेने के डर से बेड के नीचे डालकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। तानिया, तानिया। नाश्ते की टेबल पर उसे ना पाकर वो उसके कमरे में चला आया था। वो सो रही थी। वो उसे छोड़कर नाश्ता करके चला गया। बस तबरेज़, बहुत हो गया, अब या तो मैं तुम्हें जीत लूँगी या फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। उसके जाने के बाद उसने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में आकर तमाम खतूत निकाल कर पढ़ने लगी जो ताहिरा बेगम की तरफ से आए थे। हर ख़त उसने कई कई मरतबा पढ़ा और आंखें भीगती रहीं। हर ख़त में उससे मिलने की, उससे बात करने की, उसकी तस्वीर भेजने की फरमाइश थी। लेकिन न जाने इन तमाम बातों का उसने क्या जवाब दिया होगा। अभी वो दूसरा ख़त खोल रही थी कि तबरेज़ के लॉक खोलने की आवाज़ पर उसने जल्दी से लाइट ऑफ की और सोने की एक्टिंग करने लगी। उसे ना पाकर वो उसके कमरे में आया। उसे आवाज़ भी दी लेकिन वो टस से मस ना हुई। तबरेज़ खामोशी से अपने कमरे में आ गया और उसके बारे में सोचता रहा। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। 2 दिन से उसने तानिया की आवाज़ नहीं सुनी और आज तीसरे दिन वो उसके सर पर खड़ा था। तानिया, चलो नाश्ता नहीं करोगी? उसने उसके चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे कर दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तानिया ने ठिठाकर करवट बदल ली। तबरेज़ मुस्कुरा दिया। शराफत से चल रही हो या बचपन वाला हरबा अपनाऊं? तबरेज़ की धमकी पर तानिया सुर्ख हो गई और उसे वो दिन याद आ गया जब वो इसी तरह जिद किया करती थी और तबरेज़ ज़बरदस्ती उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता, अपने हाथों से मुंह धुलाता और फिर अपने ही हाथों से नाश्ता करवाता था। यानी कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। ओके, एज यू विश। तानिया का जवाब ना पाकर तबरेज़ ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। हाथ मस होते ही वो घबराकर उठ गई और नजरें झुकाती वॉशरूम में चली गई। तबरेज़ भी आज कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। तानिया के चेहरे के बदलते रंग, उसका तबरेज़ के हाथों से अपना आप छुड़ाना, कुछ भी तो मख्फी ना था। उससे वो सर झटक कर बाहर निकल गया। मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, खाना बाहर खाएंगे। तुम्हें आज किसी से मिलवाना है, तैयार हो जाना। तबरेज़ की निगाहें बदस्तूर झुकी हुई थीं। तानिया बड़े गौर से उसे देख रही थी और उसका मीठा लहजा उसका दिल नई तुरंग में धड़कने लगा। वो चला गया और तानिया खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी कि इतने सालों बाद वो उसके साथ जाएगी घूमने के लिए, अपनी ज़िद्दें मनवाने के लिए। वो सरशार थी। हर बात भुलाकर शाम का सोचकर वो बड़ी मुश्किल से इंतज़ार के लम्हे काट रही थी। तुम तैयार नहीं हुई? जाओ तैयार हो, जब तक मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। वो इन्हीं मिलजे कपड़ों में मलबूस थी लेकिन तबरेज़ वो उसकी उलझन समझ चुका था। यूँ तो मेरी गुड़िया हर हाल में अच्छी लगती है, लेकिन जिससे मिलवाना है उसके लिए कुछ अच्छा पहन लो। बल्कि ऐसा करो, साड़ी बांध लो, इस दिन अच्छी लग रही थी तुम पर। वो मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाता हुआ आगे बढ़ गया और वो इतने सालों बाद उसके मुंह से लफ्ज़ गुड़िया सुनकर खुशी से झूम उठी, जो वो बिल्कुल ही कहना भूल चुका था। माशाअल्लाह, उसे देखकर तबरेज़ के मुंह से बेसाख्ता निकला। पर्पल कलर की जारजट की साड़ी में उसकी सुहाबी रंगत क़यामत लग रही थी। उसका शीशा सा शफाफ चेहरा कुछ और भी खिल गया था। तबरेज़ के लफ्ज़ों पर यकदम ही उसे शर्म आई थी और उसके गालों की सुर्खी दीदनी थी। अचानक तबरेज़ ने चौंक कर कदम आगे बढ़ा दिए थे। वो उसकी जान थी लेकिन एक बंधन बहरहाल मैं ख़त्म करना ही था। वो हंस पड़ी। तुम कब से आई? जो इतनी देर बाद वो बोली थी, लेकिन तबरेज़ की निगाहें दाखिली दरवाजे पर थीं। किसी को देखकर वो हाथ हिला रहा था। तानिया समझी गनी होगा, लेकिन ये तो कोई और ही था जिससे बड़े पुरतपाक तरीके से तबरेज़ उठकर मिल रहा था। सॉरी सर, गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया कि उसकी नज़र तानिया पर पड़ी थी, जो इस वक्त मोम की नाजुक गुड़िया लग रही थी। इनसे मिलो, ये है तानिया, और तानिया ये है कैसर अली। ये मेरी कंपनी में मुक़ीम है। इनके वालिद का बिजनेस है यहाँ और आज कल मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तानिया की समझ से बालातर ये बात कि इसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है, और इससे भी ज़्यादा कोफ्त उसे उस शख्स की महवियत से देखने पर थी जो मुतवातर उसे देखे जा रहा था। तबरेज़
गनी भाई नहीं आएंगे? कैसर अली को हैरत हुई थी कि उस नाजुक सी मोम की अप्सरा जैसी लड़की ने अपने से इतने बड़े शख्स को नाम लेकर पुकारा था। नहीं, हमारे मेहमान ये हैं। वो मुस्कुरा दिया और वेटर को ऑर्डर देकर थोड़ी देर में आने का कहकर उठकर चला गया। तानिया उसे जाता देखती रह गई। आप बोलती बहुत कम है। कैसर अली की आंखों का शौक और बढ़ गया था, जबकि वो तब सी गई थी। मुझे अजनबी लोगों से बात करने का शौक नहीं है। उसकी नज़रें इस रास्ते पर थी जहाँ से तबरेज़ गया था। वैसे मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। ऐसे माहौल में बहुत कम देखने में आया है, ऐसा मुकम्मल मशरक़ी हुस्न। वो ना जाने क्या कह रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तबरेज़ आ गया और वो खामोशी से नज़र झुकाकर बैठ गई। सर, मुझे मंजूर है। कैसर अली ने मुस्कुराकर तानिया को देखा, जो नज़रें झुकाए नाखूनों से मेज़ खुरच रही थी। ओह रियली, तुम्हारा क्या ख्याल है गुड़िया? तानिया ने फिर से चौंकी। उसके लहजे में मौजूद खूबसूरत मिठास पर किस बारे में वो उसे ही देखे जा रही थी। भाई सर का मतलब है कि मेरा लाइफ पार्टनर बनने में आपको एतराज़ तो नहीं है ना? कैसर अली ने उसकी मुश्किल आसान कर दी, जबकि तानिया तबरेज़ के लहजे की नरमाहट का मतलब अब अच्छी तरह समझ चुकी थी। गुस्से से खड़ी हो गई। मिस्टर कैसर अली, माइंड यू, मेरे ख्याल में मेरा तारुफ तबरेज़ ने अधूरा करवाया है। मैं सिर्फ तानिया नहीं हूँ, बल्कि मिसिस तबरेज़ हूँ। वो फिर रुकी नहीं, पैर पटकती हुई होटल से बाहर निकल गई। तबरेज़ कैसर अली से माजरत करता हुआ उसके पीछे चला आया था, जबकि कैसर को तबरेज़ की अकल पर शुबा हुआ था कि अपनी मताए हयात वो उसे सौंपने की बात कर रहा था। ये क्या किया है तुमने? वो उस पर बरस पड़ा, जो कार का दरवाज़ा खुलकर सीट पर बैठी थी। तबरेज़ प्लीज़ यहाँ से मेरा तमाशा मत बनवाइए, घर चलिए। वो एक मुक्का कार पर मारकर उसे घूरता रह गया। घर आकर उसने उसे पुकारा भी, लेकिन वो अपने कमरे में घुसती चली गई। वो इस अदा को उसकी नाराज़गी समझा था, लेकिन चंद ही लम्हों में वो उसके सामने थी, किसी बिखरी हुई रूह की मानिंद। तबरेज़, अब बस, आप मुझे बता ही दीजिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं? वो कमरे के वस्त में खड़ी बड़े गुस्से में कह रही थी। तबरेज़ उसे देखे गया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के, अच्छा तो आप मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करना चाहते हैं। वो उसकी बात काट चुकी थी। उसकी आवाज़ खिलाफ मामूल तेज़ थी कि गर्दन की तनी रगें तबरेज़ से पोशीदा न थीं। आप खुद मेरे लिए एक अच्छे लड़के क्यों नहीं बन जाते? यूं कभी किसी कामरान तो किसी कैसर अली को मेरे पीछे लगा रहे हैं। आपको रहम नहीं आता मुझ पर? इन चंद सालों में आपने दिया ही क्या है मुझे सवाए तन्हाई के? उसका रुआं रुआं शिकवा के ना था। आंखों से बरसात जारी थी। वो उसे देखता ही रहा। जब मैं आपसे अलहदा होने को तैयार नहीं हूँ, तो आप होते कौन है मुझे खुद से जुदा करने वाले? आप समझते हैं कि यहाँ लाकर आपने मुझ पर एहसान किया है, तो ये आपकी भूल है। मुझे यहाँ आपने खुद से दूर कर दिया है। मुझे गनी भाई का आदी बना दिया। मेरी हर ज़रूरत उनके सुपुर्द कर दी। क्यों तबरेज़, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? वो और ज़ोर से रोने लगी। तबरेज़ का दिल भी उसकी आहज़ारी पर महसूस कर रह गया। 4 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने आपकी कमी महसूस नहीं की हो। कभी आप आए मेरे कमरे में, कभी मुझसे पूछा कि अकेले कमरे में डर तो नहीं लग रहा? वहाँ पाकिस्तान में तो कह दिया कि अब हमारा कमरा एक है, तो क्या अमेरिका में हमारा कमरा एक नहीं होना चाहिए था? मैं आपसे कहती रही कि मुझे खाला जानी से बात करवा लें। मैंने ख़त लिखा है, पोस्ट कर दें, और आप मुझे बहलाते रहे। ये तमाम खतूत के जवाब में आपने खाला जानी से क्या कहा है? उसने हाथ में पकड़े सारे खतूत उसकी तरफ उछाल दिए, जो फ़ज़ा में लहराकर उसकी कदमबोसी करने लगे। इन तमाम खतूत में कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें मुझसे बात करने की फरमाइश ना हो। इन्हें क्या कहकर बहलाते थे आप? और अब कह रहे हैं कि मेरी शादी करेंगे, और उनसे क्या कहेंगे? मैंने अफेयर चलाकर किसी कामरान या कैसर अली से शादी कर ली। तबरेज़ ने आगे बढ़कर उसे खामोश कर दिया। खबरदार तानिया, मैं ऐसी वाहियात बातें तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने उसे कंधे से थाम लिया। उसके हाथ तानिया ने झड़क दिए। हाथ मत लगाइए मुझे। मैं आपकी हूँ कौन? आप तो उस दिन के इंतज़ार में है ना कि जब आप मुझे तलाक देंगे। वो लहराकर ज़मीन बोस हो गई। तबरेज़ ने फ़ौरन उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। बोल बोल कर थक चुकी थी। वो अपने दिल की बातों को तबरेज़ से शेयर कर चुकी थी। तबरेज़ परेशान हो गया। नहीं तबरेज़, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर तो सकती हूँ, मगर आपके अलावा किसी के बारे में भी सोच नहीं सकती। वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। तबरेज़ को उस पर प्यार आ गया। उसके चंद आंसुओं ने उसे पिघला डाला। वो सच्ची तो कह रही थी, बाकी वो बिल्कुल ही भूल बैठा था उसे। नहीं मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तबरेज़ ने खींचकर उसे खुद में समो लिया, अपने साथ लगा लिया, अपनी मजबूत बाहों में छुपा लिया, और इसी बेखुदी में तानिया की ख्वाहिशों की तकमील कर बैठा। जज्बात का सैलाब दोनों को बहा ले गया। वो सुबह उठा तो तानिया उससे लिपटी सो रही थी। उसके चेहरे पर ताज़ा मुस्कुराहट थी, जीत जाने की सरशारी थी। तबरेज़ ने उसके बिखरे वजूद को समेटा और खुद वॉशरूम में घुस गया। कुछ शर्मिंदगी का एहसास भी था कि वो तानिया से नज़र न मिला पा रहा था, और तानिया जीत जाने के नशे में सरशार थी। मैं आज अम्मी से तुम्हारी बात करवा दूंगा और शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम डरना नहीं। तानिया उसका बदला रूप बगौर देख रही थी, लेकिन सिर्फ मुस्कुराकर गर्दन झुका गई, और वो भी चला गया। हेलो चिड़िया, कितने दिनों बाद वो उससे मिलने आया था। अभी कुछ देर पहले ही तो तबरेज़ ने गनी को मनाया था,
اور وہ تو تھا ہی اس انتظار میں کہ تبریز قدم بڑھائے اور غنی تمام باتیں بھول جائے۔ کیسی ہے میری چڑیا؟ تانیہ رخ پھیر گئی۔ غنی مسکرا دیا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ ہم جئیں یا مرے آپ کو کیا؟ وہ کافی ناراض تھی۔ غنی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھائی ہم سے زیادہ کسی کو آپ کی فکر ہو سکتی ہے بھلا؟ تانیہ نے گھر کر اسے دیکھا۔ جی تبھی کتنے دن بعد محترم اپنی صورت دکھا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ او ہو تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ کان پکڑتا ہوں اب بس۔ تانیہ ہنس پڑی، اور وہ ویسے بھی آج زندگی کی بازی جیت چکی تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ غنی نے نظریں چرا لیں، کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ خیریت ہے نا؟ یہ ہنسی کچھ بتا رہی ہے۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کی یہ شرم دیدنی تھی۔ غنی اس کے ہونٹ کاٹنے اور نظر جھکانے کی وجہ جان چکا تھا۔ آپ بھی غنی بھائی بس۔ وہ رخ پھیر کر فریج کھول کر کھڑی ہو گئی، جبکہ غنی نے سارا دن اسے تبریز کے حوالے سے چھیڑ چھیڑ کر شرم میں ڈبوئے رکھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے شولڈر کٹ خاتون پر جنہوں نے برائے نام کپڑے پہن رکھے تھے ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ مجھے مسٹر تبریز سے ملنا ہے۔ وہ مستقل تانیہ کو دیکھ رہی تھیں جو گھبرا کر کچن میں جا چکی تھی۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ آپ کی تعریف؟ غنی کو کوفت ہو رہی تھی۔ اچھا میں تو سمجھی تھی وہ اس وقت گھر پر ہی ہوتا ہوگا۔ خیر میں کل آ جاؤں گی، بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ غنی بھی کندھے اچکا کر اندر آ گیا۔ کون تھی یہ؟ وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ معلوم نہیں، تبریز سے ملنے آئی تھی، کل آئیں گی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اتنے میں تبریز بھی آ گیا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں تینوں نے کافی پی اور خوب باتیں کی، اور رات 11 بجے غنی نے رخت سفر باندھ لیا، جبکہ تانیہ کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کل رات کی داستان اسے بھولی ہی کب تھی۔ تانیہ؟ وہ کمرے میں جا رہی تھی کہ اس نے پکار لیا۔ جی وہ کچھ دیر پہلے والی تانیہ سے بالکل مختلف تھی۔ تبریز مسکرا کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے تمہارا خط پوسٹ کر دیا ہے، بہت کچھ لکھا تھا اس میں۔ ویسے بھی اب تمہاری خالہ جانی کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہوں۔ تبریز اس کی بدلتی کیفیتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکراتا ہوا تبریز اسے اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے کیا جانے والے انکشاف پر وہ حیران تھی۔ کون سے خط آپ نے پوسٹ کر دیا؟ میں تو آپ کو خط نہیں دیا تھا کوئی بھی۔ تانیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھائی صبح تمہاری ٹیبل سے ملا تھا مجھے، میں نے ایڈریس لکھ کر پوسٹ کر دیا۔ وہ مستقل اسے زج کر رہا تھا۔ تبریز مجھے نہیں معلوم، مجھے وہ خط چاہیے ابھی، ورنہ۔ تانیہ نے اسے شہادت کی انگلی سے وارننگ دی۔ ورنہ کیا میری جان؟ تبریز نے اس کی انگلی پکڑ لی اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ شرم سے کٹ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ انگلی چھڑانے کی صحیح میں مگن تھی، جو تبریز چھوڑنے پر راضی ہی نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تبریز مزید اس کے قریب ہو گیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ آپ اپنے کمرے میں؟ تانیہ نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ تبریز مسکرانے لگا۔ لیکن میرے خیال میں ہم دونوں کا کمرہ اب ایک ہی ہے۔ تبریز نے اسے کھینچ لیا، اور وہ موم کی گڑیا سی اس کے اپنے سینے سے جا لگی۔ کتنی ڈھیروں شرم نے اس کے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر تبریز کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آج وہ مان ہی گیا تھا کہ وہ بھی تانیہ کے بغیر ادھورا ہی ہے۔ تبریز اٹھیے، وہ کتنی دیر سے اسے جگا رہی تھی اور وہ اٹھنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ اٹھیے تبریز، آپ تو چھٹی کے دن سوتے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ تانیہ نے تبریز کو کندھے سے پکڑ کر ہلا ڈالا تو اس نے کروٹ لی اور تانیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گرا لیا۔ وہ اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، تبھی پورے وجود سمیت اس پر آ گری۔ تبریز مسکرانے لگا، جبکہ وہ شرم سے نگاہیں جھکا گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر اسے چھوڑتے ہی بنی۔ وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ جی فرمائیے۔ کل والی خاتون پھر سے موجود تھیں۔ تم تانیہ ہونا؟ جیسے کل سے لے کر ابھی تک انہوں نے سوتے گزاری تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ہاں مگر آپ کون؟ وہ حیران تھی۔ مجھے تبریز سے ملنا ہے، زینت کہتے ہیں مجھے۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر تبریز کو بتانے چلی آئی، جبکہ تبریز اس کا نام سنتے ہی جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تم ناشتہ تیار کرو، میں آتا ہوں۔ وہ لاؤنج میں چلا گیا اور تانیہ سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ زینت اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تبریز میں بدل گئی ہوں اب، جہانگیر نے بہت دھوکے دیے مجھے، یہاں لا کر مجھے ہر روز بیچا جا رہا ہے۔ بہت ذلت اٹھائی ہے تبریز میں نے، پلیز مجھے معاف کر دو، میری سونی دنیا آباد کر دو۔ تانیہ تمام باتیں کھڑی سن رہی تھی۔ معاف کر دوں؟ کیا تمہارا گناہ معاف کرنے کے قابل ہے؟ تم گلی گلی ہر مرد کے ساتھ راتیں گزارتی پھرتی ہو، تمہاری غلاظت کا ڈھیر اپنے گھر میں سجا لوں، کم از کم مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے زینت۔ وہ منہ پھیر گیا۔ اور ویسے بھی میں تو کبھی تمہیں اولاد دے ہی نہیں سکتا، پھر میرے پاس تم کیا لینے آئی ہو؟ میں اب بھی ویسا ہی ہوں جیسا کچھ سال پہلے تھا، بقول تمہارے نامرد۔ تبریز بہت غصے میں تھا۔ تانیہ اس اجنبی خاتون کو اب پہچان چکی تھی، تبھی اندر آ گئی۔ تبریز چلیں، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ اس کی نظریں زینت کے جھکے سر پر تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی زینت نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ تبریز تم کہتے تھے نا کہ اگر ہماری اولاد نہیں تو کیا ہوا، ہم تانیہ کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے تبریز، پلیز۔ تبریز نے جھٹکے سے تانیہ کا بازو پکڑ کر اسے زینت سے الگ کیا تھا اور بڑی بے دردی سے زینت کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر گر گئی۔ شٹ اپ زینت،
تانیہ میری بیوی ہے اور تمہاری طرح کم ظرف نہیں جو مجھے نامردگی کے طعنے دے۔ گیٹ آؤٹ زینت، اور آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ تبریز نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر اسے گھر سے باہر دھکیل دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ تانیہ سہمی سی کھڑی تھی۔ تم ناشتہ گرم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ لہجے میں ابھی بھی غصے کی لچک باقی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ناشتہ لگایا، اتنے میں تبریز بھی آ گیا۔ وہ مڑی تھی جب اس نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کہاں چلی؟ یہ ناشتہ کیا اکیلے کروں گا میں؟ پرانا والا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کر بیٹھنے لگی، لیکن تبریز نے اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھایا۔ بھائی، تم نے اپنی خالہ کو لکھا ہے کہ میں تمہیں ناشتہ نہیں کراتا۔ تم بھوکی رہتی ہو، میں ظلم کرتا ہوں، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے کافی پی کے نہیں۔ وہ اس کے سارے لفظ اس کی طرف اچھال رہا تھا اور نوالا بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ تبریز، شرافت سے خط میرے حوالے کر دیں آپ۔ اس نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن خط تو میں نے پوسٹ کر دیا، اب کیا کریں؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اسے شرارت سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ چلو اچھے بچے، جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں، پھر میری گڑیا تو 4 سال سے بھوکی ہے۔ تبریز نے سلائس کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا اور وہ مسکرا کر منہ کھول گئی کہ اس کی ساری خوشیاں اسی کے دم سے تو تھیں۔ امی، بہت دن ہو گئے نا بھائی جان کا خط آئے ہوئے۔ عائشہ نے چائے کا کپ انہیں تھمایا۔ ہاں، پتہ نہیں میری تانیہ کیسی ہوگی، 4 سال ہو گئے اس آواز سنے ہوئے۔ تبریز ہمیشہ یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ اسے میرے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھ لینے دے، پھر آپ خود کہیں گی کہ وہ اب میری بیوی کہلانے کے قابل ہوئی ہے۔ طاہرہ بیگم نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا۔ ویسے امی، بھائی جان ٹھیک ہی کہتے ہیں، اصل میں وہ چھوٹی بہت ہے اور اس سے بھی کہیں چھوٹی اس کی سوچیں ہیں۔ اب بھائی جان نے بگاڑا ہے تو اسے سنواریں گے بھی خود ہی۔ عامر نے طاہرہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، بات فخر کی ہے، کیونکہ تبریز اسے جو سمجھتا تھا وہی آج بھی سمجھتا ہے۔ وہ کہہ کر بہلا تو لیتا ہے مجھے کہ اسے ڈھنگ سے سیکھ لینے دیں، لیکن مجھے معلوم ہے وہ ابھی تک اپنے دل و دماغ کو راضی نہیں کر پایا ہے۔ بس میری دعا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں اور ایک ساتھ رہیں۔ تینوں ہی نے بیک وقت آمین کہا تھا۔ طاہرہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ عامر اب عائشہ کو چھیڑے جا رہا تھا۔ کل ہی تو اس نے عامر کو ایک خاص خوشخبری سنائی تھی اور وہ شرم سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ تبریز، آج میرا آخری پیپر ہے، ہم پاکستان کب چلیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھی کب سے اس کے کان کھا رہی تھی۔ میری جان، بہت جلد چلیں گے۔ کالج کے سامنے گاڑی روک کر اس نے تانیہ کے گال پر پیار کیا اور وہ مسکراتی ہوئی کلاس روم میں آ گئی۔ واپس اسے لینے غنی آیا تھا۔ سفر کافی خوشگوار گزرا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ تانیہ اتنے دنوں کی تھکن غنودگی اتنی تھی کہ یہ دیکھ ہی نہ سکی کہ آنے والا ہے کون۔ لاک کھول کر آگے بڑھ گئی۔ ہیلو بیبی، انجانی آواز پر وہ چونکی تھی۔ لمحوں میں نیند غائب ہو گئی تھی۔ اس کی دانست میں یہ ٹائم تبریز کے آنے کا تھا، لیکن یہاں تو ٹونی اپنی تمام خباثت چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی جبکہ ٹونی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وائی آر یو میکنگ نوائز؟ وہ بڑی مشکل سے اس کے شکنجے سے نکل پائی تھی، لیکن اس نے دوبارہ اسے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ آئی ول یوز یو بیبی۔ ٹونی نے اس کے کرتے کے بٹن توڑ ڈالے اور وہ چیختی رہ گئی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ بڑی خباثت سے اس پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی تبریز نے اسے پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ وہ زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ تبریز آگے بڑھتا، ٹونی بھاگ کھڑا ہوا اور تانیہ حواس باختہ سی تبریز کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی حالت اتنی ابتر تھی کہ وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر پایا کہ ہوا کیا تھا، اور وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آج باہر کا لاک کھلا ہوا ہے۔ غنی کمرے میں آیا تو تبریز نے فوراً تانیہ کو خود سے الگ کیا اور بیڈ پر پڑی چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ غنی کے پاس ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ وہ تانیہ کے اس خوف سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا تانیہ کو؟ غنی سے تانیہ کا حلیہ پوشیدہ نہ تھا۔ غنی یار، تبریز نے خود کو صوفے پر گرا لیا اور آنکھوں سے دیکھا ہر منظر اسے بتا دیا۔ غنی غصے سے سرخ ہو گیا۔ شکر یار، تو وقت پر پہنچ گیا۔ غنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو غنی؟ اس کی حالت نہیں دیکھی تم نے؟ میں نے دیکھا ہے اس کا حلیہ۔ تانیہ کا جگہ جگہ سے پھٹا کرتا اور اس کے تمام ٹوٹے بٹن اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ پتہ نہیں غنی کیا ہوا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو میں پاکستان کسی بھی غلاظت کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خود بھی مر جاؤں گا اور تانیہ کو بھی مار دوں گا۔ غنی دہل گیا تھا۔ اس کی باتوں سے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، تو جانتا ہے تانیہ کو دیکھ، میں ذرا ٹونی سے نپٹ کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تبریز تھکے ہوئے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ تانیہ بے سدھ پڑی، بے آواز آنسو بہاتے چھت کو گھور رہی تھی۔ تبریز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ بھی صحیح وہ تھی تو وہ تھا، وہ نہ ہوتی تو کچھ نہ تھا۔ تانیہ اٹھو، کپڑے بدل لو۔ وہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تانیہ نے اس کی گود میں منہ چھپا لیا۔ تبریز، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ گندا آدمی تبریز، وہ کیوں آیا؟ آپ نے کیوں اس گندے آدمی سے دوستی کی؟ تبریز نے اس کے وجود کو سمیٹ لیا۔ اپنے آپ میں وہ اسے چپ کراتا رہا۔ کہنے کو کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس، سوائے اس کے کہ اپنی باہوں میں اس کا نازک سراپا چھپا لے۔
आज सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। टोनी के वाक़ये को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी तक ज़हन से मिट ना पाया था। दोनों के दरमियान एक अनदेखा सा खिंचाव आ गया था, जिसे कोई भी नाम देने से दोनों ही कासिर थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तबरेज़ ऑफिस से आया था, जबकि गनी के वालिद के बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया हुआ था। वो तबरेज़ के लिए खाना ला रही थी, तभी चकरा कर गिर पड़ी। तबरेज़ आवाज़ पर जल्दी से भागा था और उसका वजूद उठाकर फ़ौरन हस्पताल लाया था, क्योंकि एक लगने से उसके माथे से खून निकलना शुरू हो गया था। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तबरेज़ की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपना सर घूमता महसूस होने लगा। अगर जल्दी से वो दीवार का सहारा ना ले लेता तो गिर चुका होता। ये सब क्या है तानिया? मुझे तुम पर ईमान की हद तक यकीन है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तानिया, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि टोनी ने उस दिन तुम्हारे साथ क्या किया। वो घर आकर जब्त के तमाम बंधन तोड़ चुका था। तानिया की शर्म से नजरें ना उठ रही थीं, लेकिन जो कुछ वो सुन रही थी उसकी तवक्को कब थी। उसे वो मुंह खोले हैरत से देखने लगी। तबरेज़, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके बच्चे की माँ बन रही हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। उसने बाजू से तबरेज़ को पकड़ा था। यही तो मसला है तानिया, कि तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन रही, क्योंकि मैं तानिया, आगे का लफ्ज़ बड़ा अजियतनाक था उसके लिए, तभी रुक गया था। क्योंकि क्या तबरेज़, क्या आप भूल रहे हैं वो लम्हे जो मैंने आपके साथ बिताए? आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जवाब दें तबरेज़, जवाब दें। उसकी आंखें बरस रही थीं। तबरेज़ के दिल को कुछ होने लगा। तभी उसने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। नहीं मेरी जान, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन ये भी मेरा नहीं है तानिया। तानिया ने खुद को झटके से छुड़ाया था। आपका नहीं फिर किसका है? शक भी कर रहे हैं और इनकार भी। आप साफ साफ बात करें तबरेज़, वरना मुझे रश्क होगा अपनी किस्मत पर कि मैं बेकसूर अपने शौहर के हाथों कत्ल हो गई। वो फूट फूट कर रो दी। आप कहते हैं कि ये आपका नहीं है, आपको टोनी पर शक है। क्या डॉक्टर्स ने आपको नहीं बताया कि 3 महीने हो चुके हैं, जबकि टोनी को 1 हफ्ता हुआ है? वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके उसे सोफे पर धकेलता हुआ अपने कमरे में चला आया। गुस्सा इतना था कि तानिया की बात भी ना समझ सका, और तानिया बा आवाज़ बुलंद अपनी खाला को याद कर करके रोती रही। तबरेज़ को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी अना को आज जो ठेस पहुंची थी वो भी फरामोशी के काबिल ना थी। तानिया, उठो, फ्रेश हो लो। उसकी आवाज़ ना पाकर वो बाहर आया था। वो घुटनों में मुंह छुपाए सिसकियां ले रही थी। वो वहीं उसके बराबर में बैठ गया। तानिया, आई एम सॉरी, अगर तुम मेरी जगह खुद को रखो तो तुम्हें भी अपना आप मुजरिम लगेगा मेरी जान। उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं यही तो कह रही हूँ तबरेज़, मुझे वजह बताइए। अगर मैं आपकी जान हूँ तो आपको अपनी जान की कसम मुझे वजह बताइए। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे तकने लगी। तबरेज़ को उस पर प्यार आ गया। उसका भीगा चेहरा अपने हाथ से साफ किया और सारे बिखरे बाल समेटने लगा। तानिया, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। वो उसे देखने लगा। लेकिन तबरेज़, टोनी के वाक़ये को 1 हफ्ता हुआ है और मैं तो 3 महीने से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब भी शक है आपको? तबरेज़ हैरत से उसकी बात सुन रहा था। क्या तुम ये क्या कह रही हो? तुम सच कह रही हो तानिया? उसने उसे झंझोड़ डाला। आपकी कसम तबरेज़, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो बेशक आप मुझे कत्ल कर दें। वो उसका हाथ हटाकर कमरे में चली आई, जबकि तबरेज़ पर हैरत का एक और डर वाह हुआ था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। बहुत देर सोचने के बाद वो आया तो वो नहाकर थक कर लेटी हुई थी। वीरान और सुनी आंखों पर उसे प्यार आ गया। वो आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। तानिया, अम्मी से बात करनी है। वो उसके गीले बालों में उंगलियां फेर रहा था। खाला जानी का नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से उठ बैठी। आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं करवाएंगे। बहुत जल्द वो बैठ गई। तबरेज़ मुस्कुरा दिया। आज ज़रूर करवाऊंगा, चलो आप। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में ले आया और नंबर मिलाकर फ़ोन उसे थमा दिया। खाला जानी, आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, आप भी भूल गई मुझे। वो बच्चों की तरह उनसे ज़िद्दें कर रही थी और आंसू भी बहाए जा रही थी। तबरेज़ ने उसे बाहों में भर लिया। उसके इस फेर पर उसे प्यार आ गया। ओ खाला की जान, तुम्हें भला भूल सकती हूँ मैं? अब तो तुम बड़ी हो गई हो। एक खुशखबरी सुनो, ताई अम्मी बनने वाली हो तुम। अब ये बताओ कि आयशा को चची कब बना रही हो? तबरेज़ ने उसके चेहरे के रंगों को बड़े गौर से बदलते देखा था। इतने करीब से उसे ताहिरा बेगम की आवाज़ आसानी सुनाई दे रही थी। मुझे क्या पता। वो सिमट गई थी शर्म से, शरारती। चलो तबरेज़ को फ़ोन दो। वो हंसनी थी, जबकि तानिया ने मुंह बनाकर उसे क्रेडल थमा दिया। हाँ हाँ, आप यूँ मुझसे बात करेंगी? वो उठने को थी जब तबरेज़ ने उसके फरार के रास्ते कैद कर दिए। अरे अम्मी, मुझसे तो बात करती रहती हैं आप, इस पगली से कर लेती आप। उसने इसकी नाक पर चुटकी ली। चलो तुम मना लेना, बल्कि अब मान ही जाओ बेटा, वो तुम्हारे बगैर कभी भी नहीं रह सकती। अब तो अपनी औलाद को खिलाने का हक दे दो मुझे। आमिर तुमसे छोटा है, असुलन तुम्हारी औलाद को बड़ा होना चाहिए। उसने खुश होकर तानिया को मजीद मजबूती से अपने करीब कर लिया। आपको बताया नहीं पगली ने, ये भी आयशा का साथ दे रही है क्या? खैर तबरेज़, चलो शुक्र, तुम्हें अकल तो आई। इसका ख्याल रखना और मेरी तरफ से भी प्यार दे देना। वो मुंह फुलाए उसे देख रही थी, जिसकी आंखों की शरारत उससे मख्फी न थी। बात तो कर लें।
तबरेज़ ने उसे माउथ पीस थमा दिया तो लाइन कट गई। वो उसे घूरने लगी। फ़ोन बंद करके मुझे प्यार करने को कह रहे हैं आप? बहुत बुरे हैं। 4 साल बाद बात कराई तो वो भी नहीं करने दी। वो उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसके गुस्से से फूले हुए मुंह पर तबरेज़ को प्यार आ गया। अम्मी ने कहा था तुम्हें प्यार कर लूँ इनकी तरफ से, प्यार तो लेती जाओ। वो उस पर झुक गया और तानिया कुछ ना कर सकी। क्यों? अभी तो शक कर रहे थे मुझ पर, अब क्यों नहीं कर रहे? उसने उसे घूरा था। नहीं तानिया, तुम मेरी हो और तुम्हारे अंदर जो है वो भी सिर्फ मेरा। आई लव यू मेरी गुड़िया। उसने उसे प्यार से देखा था। तानिया ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, लेकिन फिर भी एक शक तो बाकी था। तभी उसने अपने तमाम टेस्ट बाकायदा दोबारा से करवाए थे। तानिया, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? उसने टोस्ट पर जाम लगाया, जबकि तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। एनी प्रॉब्लम? उसने तानिया का हाथ थामा तो बड़ी मासूमियत से उसने अपनी बेरब्त भूरी आंखें उसकी तरफ की। यस। तबरेज़ हैरानी से उसे देखने लगा। क्या? तबरेज़ ने उसके अंदाज में थोड़ी देर हाथ रखकर पूछा। मैं आपकी गुड़िया हुआ करती थी जिसे आप भूलते जा रहे हैं। वो नासमझी के आलम में उसे देखे गई। मतलब? तानिया का दिल चाहा सर पीट ले। मतलब ये जनाब के। वो उठकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर झूल गई। आप मुझे हमेशा गुड़िया कहा करते थे और अब आपने कहना बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको पता है ना कि मुझे आपके मुँह से गुड़िया कहलवाना कितना अच्छा लगता है। तबरेज़ मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। वो वाकई उसे बहुत सालों से तानिया ही कहकर मुखातिब करने लगा था। ओके मेरी जान, सॉरी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसने तानिया की नाक पर चुटकी भरी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा तानिया, ओह सॉरी गुड़िया, मुझे शाम को देर हो जाएगी, गनी को फ़ोन कर लेना, वो आ जाएगा। ओके बाय। वो उसके गाल पर प्यार करके चला गया। आज उसकी रिपोर्ट्स मिलनी थी जिनका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। एक यकीन को और पुख्ता होना था। एक दाग उसके दामन से हमेशा चिमटा रहा। आज शायद उसके ख़त्म होने की बारी थी। अभी वो उठने का सोच ही रही थी कि डोरबेल की आवाज़ पर उसे जाना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने गनी को फ़ोन किया था और ठीक आधे घंटे में वो आ गया। कैसे हैं आप? गनी मुस्कुरा दिया। फ़ाइन गुड़िया, तुम सुनाओ कैसी हो? बल्कि मुबारक हो। उसकी सरगोशी पर वो ब्लश हो गई। गनी भाई आप भी बस। उसके गालों पर शर्म की बड़ी दिलफरेब सुर्खी थी। वो बातें कर रहे थे जब कोई आया था। गनी ने देखा तो पहचान गया। वो वही खातून थी जो उस रोज़ उससे तबरेज़ का पूछ रही थी। वो खुद ही अंदर आ गई। तानिया किचन में जाने को थी जब ज़ीनत की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। तानिया, मैं तुमसे और तबरेज़ से माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म किया और सज़ा भी खुद भुगती है। प्लीज़ मुझे सुकून की मौत आ जाए, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तानिया, वो रो रही थी। तानिया का दिल भी रोने लगा। गनी बगौर देख रहा था। उस औरत से ताल्लुक़ वो अच्छी तरह जान चुका था। आंटी आप प्लीज़ ऐसा ना कहें। इंसान से ही गलती होती है। इंसान माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह मियाँ भी हमें कैसे माफ़ करेंगे। आप रोए नहीं, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। वो उठी थी कि तबरेज़ आ गया और इधर उधर देखे बगैर तानिया को गोद में लेकर घुमा डाला। वो कुछ संभल सी गई थी। हालांकि उसकी बाहों में पहली बार नहीं आई थी, लेकिन नए रिश्ते ने एतराफ़ में कुछ शर्म सी बिखेर दी थी। ओह गुड़िया, आई एम सो सॉरी, रियली आई एम सो सॉरी। तभी उसकी नज़र ज़ीनत पर पड़ी थी। वो तानिया को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा था। लम्हों पहले वाली खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो उसके सर पर खड़ा था। वो भी खड़ी हो गई। तबरेज़ प्लीज़ मुझे मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, जिसकी वजह से उम्र के कई साल मैंने ये सोच कर गुजार दिए कि मैं किसी औरत को खुशी नहीं दे सकता, जिसकी वजह से मेरे साफ किरदार के परखचे उड़ गए, जिसकी वजह से मैं लम्हा लम्हा अजियत में रहा हूँ। तुम्हें माफ़ कर दूँ मैं? नेवर ज़ीनत नेवर। ये देखो, पढ़ा नहीं? तबरेज़ ने हाथ में पकड़ी फ़ाइल बड़ी बेदर्दी से उसके मुंह पर मारी थी। तानिया खामोश थी, जबकि गनी कमरे में बिखरे कागज़ों को देखे जा रहा था। मिस ज़ीनत, ये रिपोर्ट्स हैं मेरी जो क्लियर हैं, यानी दाग तुम में था और तुमने मुझ पर लगा दिया। तुमने मेरे जज्बात की तौहीन की, अपनी बात छुपाने के लिए मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। ऐसा क्यों किया तुमने ज़ीनत? उसने उसे झंझोड़ डाला। वो उसे देखे गई और सारी बात बता दी कि किस तरह उसने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी रिपोर्ट्स की तब्दीली उसकी रिपोर्ट से करवाई थी। गुस्से में तबरेज़ का हाथ उसकी गर्दन पर ठहर गया। तानिया को जैसे होश आया था। वो और गनी तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। तबरेज़ प्लीज़, आपको मेरी कसम। तानिया की मासूम सी कसम पर तबरेज़ के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी और एक झटके से उसने ज़ीनत को पीछे धकेला था। वो पूरे ही कद से ज़मीन पर आ रही। चली जाओ यहाँ से। मैंने अपनी गुड़िया के सदक़े में तुम्हारी जान बख्शी। आइंदा मेरे घर में कदम रखा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ज़ीनत अपना पर्स संभालती हुई खड़ी हो गई। तबरेज़ ने मुंह मोड़ लिया। यही तुम्हारा हक है तबरेज़? मैं इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा की हकदार हूँ, लेकिन फिर भी तबरेज़, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ताकि मेरी मौत मुझ पर आसान हो जाए। खुदा हाफिज़। फिर वो रुकी नहीं, चली गई और तानिया और गनी उसे जाता देखते रहे। कमरे में जामद सुकूत था। गनी ने सर झटक दिया। तानिया यार, कॉफ़ी ठंडी हो गई है। गनी की आवाज़ ने जैसे माहौल में बंधा तिलस्म तोड़ दिया।
वो भी होश में आई थी। हाँ, मैं दूसरी लाती हूँ। वो उठी थी, तभी तबरेज़ ने रोक दिया। अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है मेरी जान, मैं तुम्हें और इसे सही सलामत पाकिस्तान लेकर जाऊँगा। तानिया झीम सी गई। क्या आप अच्छे लगेंगे मेरे होते हुए? किचन का काम करते हुए गनी दोनों की नोक झोंक देखकर उठ खड़ा हुआ। मेरे ख्याल में आप दोनों को ही आराम की ज़रूरत है, मैं ही कॉफ़ी बना लाता हूँ। उसने तबरेज़ के हाथ से ट्रे ली और किचन में घुस गया। तानिया उसके पीछे लपकी थी। तबरेज़ ने बाजू से पकड़कर खुद से करीब कर लिया। गुड़िया, नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? उसने उसकी लटें कान के पीछे उड़सीं। वो उसकी आंखों में झांक रही थी, जहां उसकी तस्वीर नजर आ रही थी। लेकिन गुड़िया, इस खत का क्या होगा? उसने फिर से छेड़ा। कौन सा खत? वो बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उस रोज़ गुस्से में वो सारे पर्दे फाश कर चुकी थी, सारी नाराज़गी पर्चों पर लिख चुकी थी। वही जो तुमने अपनी खाला जानी को लिखा था। और तानिया के तो होश उड़ गए। तबरेज़, देखें, शराफत से दे दें आप वो खत, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने उसका बाजू पकड़ा तो तबरेज़ का कहका बेसाख्ता उभरा था। मेरी जान, तुमसे बात ना करके मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी कमानी है। उसने उसके अंदाज में जवाब दिया। तबरेज़, बाज आ जाएं आप। उसकी भीनी भीनी सी सूरत पर उसे प्यार आ गया। हम बहुत जल्द पाकिस्तान चलेंगे। तबरेज़ ने तानिया को अपनी बाहों में भर लिया। मैं बहुत सारी खुशियाँ दूंगा तुम्हें तानिया, तुम्हारे सारे शिकवे और सारी शिकायतें ख़त्म कर दूंगा। तानिया ने उसके सीने में मुँह छुपा दिया। मैं भी अब कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी, बल्कि जितना तंग किया है इससे भी ज़्यादा तंग करूँगी। और पाकिस्तान जाकर खुद आपके सामने खाला जानी से आपकी शिकायत करूँगी। तबरेज़ ने आंखें फाड़कर उसे देखा और वो हंसती ही चली गई। क्या? इन दोनों की नोक-झोंक और शरारतें गनी किचन में देखकर मुस्कुराने लगा और तानिया खुशी से फूले न समा रही थी और मुस्तकिल तबरेज़ को छेड़ रही थी। और तबरेज़ बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था कि अधूरापन अब ख़त्म हो चुका था और फिर मोहब्बत की तलब तो की थी, सो वो आज मिल गई।